हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 7 का जिस टॉपिक का आपको आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम से वेट था, ऑल्दो आपने सबने इंट्रोडक्शन इसका सारा ले लिया था और ग्लिम्स में नहीं, मैंने तो वहां भी आपको पूरा का पूरा चार्ट फॉर्म में सारा समझा दिया था, समझ गए होंगे किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं समन केसेस की। तो समन केसेस जो हमारे चैप्टर नंबर बेसिकली सेक्शन नंबर 251 टू सेक्शन नंबर 259 तक के लिए डील करते हैं। और चैप्टर नंबर 20 ऑफ सीआरपीसी, मैंने वहां भी आप लोगों को बताया था। चैप्टर नंबर 19 डील्स विद द वारंट केसेस, बट वारंट केसेस अभी हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है। हमारे सिलेबस में जो आईसीएसआई ने डाला है वो क्या डाला है? ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ समन केसेस। और इन डिटेल वहां भी मैंने ऑल्दो आपको करवाया था। आपकी बुक में वहां बहुत कम था ड्राफ्टिंग में, बट मैंने वहां भी काफी हद तक लिखवा दिया था। आज वो टाइम आ चुका है आपको 16-17 पेजेस का ओनली एंड ओनली इन डेप्थ इन डिटेल वर्ड टू वर्ड एनालिसिस। आई एश्योर यू जितना आईसीएसआई ने दिया है उससे बहुत ज्यादा ही मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। और पूरा अपना सांस रोक के बिल्कुल कंसंट्रेशन लेवल, प्लीज अपना मोबाइल को एक साइड रख के स्विच ऑफ करके उसके बाद इस वीडियो को देखने के लिए बैठना। घर वालों को बोलना कि प्लीज जब तक हमारा ये ड्यूरेशन चलती है, इस चैप्टर की वीडियो चलती है, प्लीज 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 हमें टच बीच में डिस्टर्ब मत करो। बिकॉज दैट मैं बोल सकता हूं कि पूरी डिस्प्यूट का सबसे ज्यादा जो मेन चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है, सबसे ज्यादा काम नॉलेज वाला जो चैप्टर है वो आपका सीआरपीसी है। और आज से बेसिकली आपका स्टार्ट तो पहले भी हो चुका है, आज से आपको ये पता लगेगा अरे यार ये भी हो सकता था, अच्छा ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। काफी इंटरेस्टिंग जाने वाला आज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी आज की क्लास की। तो पहली बात तो आज के दिन मतलब हम थोड़े से लंबे, मैं अपनी कोशिश करूंगा कि आपको एक लेंथी क्लास लूं या फिर 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकता हूं, देखते हैं फ्लो कैसा बनता है। 251 टू 259 सेक्शन को आज हम डील करेंगे। ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट इन समन केसेस। तो समन केसेस सब बच्चों को पता है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केसेस, वारंट केसेस एंड समन केसेस। तो समन केसेस कौन से केसेस जो वारंट केसेस नहीं है? वारंट केसेस का मतलब कौन से केसेस जिन केसेस में 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होगी, इंप्रिजनमेंट होगी, पनिशमेंट होगी, वो केसेस मान लिए जाएंगे, वारंट केसेस होंगे। दैट मींस सेक्शन 2 क्लोज एक्स बोलता है कि सर जो मोर हीनियस नेचर के होंगे, मोर सीवियर नेचर के होंगे, जो ज्यादा हार्मफुल नेचर के होंगे, सोसाइटी में ज्यादा डर पैदा करेंगे, वो क्राइम हमारे क्या थे? बेसिकली हमने बात की थी वारंट। एंड उन क्राइम के लिए हमें पहले वारंट इशू करना पड़ेगा। पहले मजिस्ट्रेट वारंट इशू करेगा, देन पुलिस ऑफिसर उसको आपको अरेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें वारंट केसेस की, तो हमने उसमें बात किया था कुछ ऐसे केसेस, वारंट केसेस कम्युनिकेबल भी हो सकते हैं और नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकते हैं। वो हमने सारा पहले डिस्कस कर लिया था कि आईपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, और जिनमें 3 साल से ज्यादा, तो कहीं लिखा नहीं है, बट 3 साल या उससे ज्यादा वाली सजा होंगे तो कम्युनिकेबल केसेस। तो सारा का सारा हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करते हैं समन केसेस की। समन केसेस का मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो समन केसेस का मतलब क्या होने वाला है? सर समन केसेस का मतलब वो केस जिन केसेस में समन जाता है, या फिर वो केस जो वारंट केसेस नहीं होते। तो सर समन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ही स्टार्टिंग करते हैं हम, समन का मतलब क्या होता है? तो समन का मतलब एक तरह से हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, आप लोगों की लैंग्वेज में, शादी हो रही है, लाइक केस चल रहा है, उसका न्योता जाना, एक तरह से बुलावा जाना। अच्छा, सीपीसी में कुछ बच्चों ने मेरे साथ ड्राफ्टिंग के पेपर में किया होगा, बट कुछ भी किया है नहीं किया उसको आज मैं सेटिस्फाइड करके चलता हूं, बिल्कुल प्योरली। हाँ, और प्लीज 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 अपने क्वेश्चनिंग करना, आप इंटरेक्ट करना इस वाली वीडियो में, बाद में मेरे से इसके क्वेश्चन पुट अप करना, साथ साथ आप देख ही रहे होगे इन दिनों। एंड देन मैं इतना बोल सकता हूं कि डिले करने के पीछे पर्पस ये था कि मैं इस चैप्टर की लैंग्वेज को और स्मूथ बना रहा था, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स निकाल रहा था, और मोर इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था इस वाले चैप्टर पे। दैट्स वाई मैंने बीच में 3 या 4 दिन का गैप लिया है। इस बार मैं कोई बीमार नहीं था, बट इस बार मैं ये चाह रहा था कि कैसे इस चैप्टर को और ज्यादा कैची बनाया जाए, कैसे आप लोगों के अंदर इसको वेस्ट किया जाए। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने बात की, ज्यादा बातें ना करते हुए, समन केसेस। तो कुछ भी करने से पहले वहां तो आपने समझ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समन। सीपीसी में ही मैंने बताया था और यहां भी मैं बता रहा हूं, समन के 2 पर्पस। एक तो सर आपको पहले यह बताना कि आपके अगेंस्ट ये एलिगेशन लगी है, आपके अगेंस्ट ये एलिगेशंस लग गई है, तो आप लोगों को ये चीज बताना कि सर ये एलिगेशन आपके अगेंस्ट लगे, दैट इज कॉल्ड द समन। सेकंड पर्पस क्या होगा समन का? अच्छा, वो एलिगेशंस कैसे लगी होंगी आपके ऊपर? सर बाय वे ऑफ कंप्लेंट। 2 क्लोज डी वाली जो कंप्लेंट बताई थी, सेक्शन 200 में, 203, 204 में आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आई है, और उस कंप्लेंट के अंदर क्या क्या एलिगेशंस लिखी गई थी। अच्छा, कंप्लेंट किसके पास आती है? सबको पता हो कंप्लेंट कहां आती है? पुलिस ऑफिसर के पास आती है? नहीं, मैजिस्ट्रेट के पास। याद करो, सेक्शन 190 में मैंने आपको बताया था 3 टाइप्स के कॉग्निजेंस होंगे। एक तो
एफआईआर के थ्रू जब पुलिस रिपोर्ट बन के आएगी, सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में वो चार्ट बना के बताया था, पुलिस रिपोर्ट बन के आएगी। एक हमने बताया था कंप्लेंट में, अगर मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है और मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कॉग्निजेंस करता है 191 के सी के अंदर। और एक मैंने आपको बताया था प्राइवेट इंफॉर्मेशन अगर मजिस्ट्रेट को पास आते, कहीं पे जा रहा है, घूम रहा है, तो उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो 3 तरीके से कॉग्निजेंस हो सकता था। उसी बात में मान लो अब यहां ना 2 तरीके के संबंध यहां जा रहे हैं, या तो कोई भी कंप्लेंट, अभी हमारे सिलेबस में 2 ही के बारे में डिस्कशन किया गया था और वहां भी 2 के बारे में ही था, आईसीएसई ने वो थर्ड कैटेगरी को प्लग नहीं किया है। तो सुनो ध्यान से, या तो कोई भी पार्टी ने एफआईआर लगाई है और पुलिस ऑफिसर ने एफआईआर उसकी लिख ली है। कब लिखेंगे एफआईआर? सब बच्चों को याद होगा सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी, वो क्या बोलता है, अगर कोई भी ऑफेंस हुआ है और किसी भी पर्सन ने, वेदर वो उसका विक्टिम है या नहीं है, वट एवर द केस में भी, अगर वो आके इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सर मेरे सामने ऐसा हुआ है और मुझे नॉलेज है कि ये ऑफेंस हो चुका है, और अगर पुलिस ऑफिसर को उसका नेचर देखते हुए लगता है कि यस वो ऑफेंस हमारा कॉग्निजेबल नेचर का है, कॉग्निजेबल ध्यान से, तभी उसकी एफआईआर लिखेगा। और कौन? जो भी उस पुलिस थाने में जो भी मतलब ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा जो उसका लिखने के लिए, और स्टेट बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेगा। और विदाउट वेटिंग फॉर द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट क्या कर लेगा? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लेगा सेक्शन 156 सबसेक्शन 1 के अंदर। सबको याद है? अगर इन्वेस्टिगेशन वो नहीं करता है तो फिर हम कहां लेके चले जाएंगे इसको? एसडीएम वगैरह के पास लेके जाएंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, एसपी के पास लेके चले जाएंगे। एंड देन अगर वो भी नहीं करता तो मैजिस्ट्रेट के पास लेके चले जाएंगे। सब बच्चों को पूरा पूरा याद है, 156 सबसेक्शन 3 के अंदर चले जाएंगे, और 154 सबसेक्शन 2 3 के अंदर हम कहां चले जाएंगे? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। सारा का सारा रिवाइज करवा दिया आपका। अब एक तो वही वो था, अब एक वेस्ट समन केसेस की बात हो रही है, प्लीज 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 वारंट केसेस की बात नहीं हो रही है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस हमारा है सर, कंप्लेंट आई है, मैजिस्ट्रेट ने उसको कॉग्निजेंस किया है और उसके बेस पे आपको समन गया है। दूसरा वे ये है। अच्छा, आज के लेक्चर में या हो सकता है 2 लेक्चर 3 लेक्चर में मैं डिवाइड कर दूं, बट आज ही रिकॉर्ड करूंगा। इसमें मैं आपको ना बहुत सारे एक आपके कॉमन डाउट्स जो बच्चों को आया होगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जशीट, सर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में और चार्जशीट में क्या डिफरेंस होता है, कौन फ्रेम करता है चार्जेस को, पुलिस ऑफिसर करता है या कोर्ट करती है, मतलब मैजिस्ट्रेट करता है, सम्मन कौन भेजता है, और बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे जो मैं आपसे क्वेश्चन आज पूछूंगा और आपका माइंड जिम होने वाला है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरा डिस्प्यूट एक साइड कर दो और आज की और इस चैप्टर वाले टॉपिक्स को एक साइड कर दो। मतलब अगर हम इसमें बात करें, फिर आपसे मैंने कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछने, लिख लो, अभी लिख लो कहीं पे, चाहिए क्वेश्चन बस। पहला ये क्वेश्चन मेरा, आप लोगों ने सबने सुना होगा सर कन्विक्टेड का मतलब और एक्विटल का मतलब। सर क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, बच्चे वाले बच्चे थोड़ी ना। कन्विक्टेड का मतलब जो दोषी है, और एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, जिस पे एक्यूज आरोप लगाया जाए, जिसके अगेंस्ट में हमने कंप्लेंट किया, एफआईआर किया, दैट इज कॉल्ड द एक्यूज्ड। और सर जिस वो पार्टी के जब ट्रायल चलेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, अगर वो लास्ट में आके प्रूफ हो जाता है सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, तो क्या बन जाएगा? आरोपी बन जाएगा, दैट मींस कन्विक्टेड। और अगर वो बरी हो जाता, बाइज्जत बरी होता है, कोई भी उसके अगेंस्ट में नहीं पाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली एक प्रोसिक्यूटर का, अगर वो नहीं प्रूव कर पाता अपने एविडेंस के थ्रू, विटनेस के थ्रू, तो मान लेंगे वो कन्विक्टेड। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है एक्विटेड और डिस्चार्ज के बीच में क्या डिफरेंस होगा। हम बोलते हैं ना समटाइम्स कि आपको डिस्चार्ज कर देंगे इस ऑब्लिगेशन से, तो डिस्चार्ज के बीच में और एक्विटेड के बीच में क्या डिफरेंस होगा, माय फर्स्ट क्वेश्चन। फिर मेरे कुछ क्वेश्चन और आएंगे ड्यूरिंग द, और आपने क्योंकि वो पढ़ा है मैं इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को, उस दिन मेरे वो लेक्चर 4 लेक्चर आपने सीआरपीसी के लिए हैं। माय सेकंड क्वेश्चन इज, सर एक प्ली ऑफ गिल्टी आपने पढ़ा होगा, लाइक जैसे सेक्शन 241 242 के अंदर आपने पढ़ा था वारंट केसेस में, और आप यहां पे भी पढ़ोगे प्ली ऑफ गिल्टी 252 और 253 के अंदर। 253 के अंदर पैटी केसेस याद करो, जो 206 के अंदर समन जाता है पैटी केसेस के अंदर, जिसमें हम खुद से अपना मान लेते हैं और अपने प्लीडर के हाथ भेज देते हैं, खुद ना भी आओ तो काम चल जाता है, पर्सनली डिस्पेंस विद कर देता है अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो। दूसरा दोस्तों 252 के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी प्ली ऑफ गिल्टी मान लेते हैं कि सर यस हमसे गलती हो गई है, बताओ क्या करना है। तो ऐसे केसेस के अंदर एक तो प्ली ऑफ गिल्टी वो थी, ठीक है, प्ली ऑफ गिल्टी, यहां वारंट समन केसेस की बात हो रही है तो 252 और 253 वाली प्ली ऑफ गिल्टी। एक फिर लास्ट में आएगा एग्जामिनेशन, आपने सबने सुना होगा सेक्शन 313। अरे उस दिन जब इतनी लंबी क्लास आपको अपलोड की है मैंने पहले, सेक्शन 313 में पहले तो हम 314 के अंदर किसके सुनेंगे, 250 रिकॉर्ड करेंगे। सेक्शन 272 के अंदर बताया गया था रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। तो पहले जो प्रोसिक्यूटर रखेगा, वो पहले जो विटनेस को रखेगा, पहले जो अपने गवाहों को रखेगा, सबूतों को रखेगा, पहले तो उनको रिकॉर्ड कर लेंगे। देन उसके बाद हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस करते थे, एंड देन उसके बाद विटनेस के क्या लेंगे, एक्यूज्ड के विटनेस को लेंगे। तो अब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ, एग्जामिनेशन ऑफ किसको करेंगे, एक्यूज्ड। तो सर वो एग्जामिनेशन और प्ली ऑफ गिल्टी में क्या डिफरेंस होगा, तो बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन होने वाला है, तो उत्तर उड़ जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके प्रोफेशन में। फैकल्टीज तक को भी अगर इनके बीच में डिफरेंस पता हो तो आई एश्योर यू, अगर फैकल्टीज तक को भी इनके इन क्वेश्चंस का डिफरेंस पता हो तो आई गारंटीड यू,
तो चलो जी आगे बढ़ते हैं और वर्ड बाय वर्ड ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब स्टैंडिंग पोजीशन आज आप दे दोगे इस वाले टॉपिक को देख के। प्लीज 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 अपने रिवर्ट मुझे व्हाट्सएप जरूर करना, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने अपने 3 से 4 इस टॉपिक पे मैंने 3 से 4 दिन फुल डेज डिवोट किए हैं, सो दैट कि इसकी पूरी टेक्निकलिटीज मैं आपके सामने लेके आऊं। ठीक है, चलो जी। तो सम्मन का मतलब मैंने आपको बताया। सम्मन का मतलब पहली बात तो ये, सम्मन का मतलब कौन सम्मन ऑथराइज करेगा। सर सम्मन कौन इश्यू करता है? पुलिस ऑफिसर करती है, कोर्ट करती है? ऑब्वियसली कोर्ट के कहने पे पुलिस ऑफिसर ऑथराइज करेगा, या फिर जो भी कोर्ट ने ऑथराइज किया जिस पर्सन को, जो भी रूल्स बनाए गए उनके अकॉर्डिंगली, तो वो पर्सन इसको सम्मन को इश्यू करेगा, यानी ऑफिसर ऑफ कोर्ट बोल सकते हैं। और किसको इश्यू किया जाएगा? जिस पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशंस लगी हैं, या तो कोर्ट के पास, पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी एफआईआर आई है, या मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई है, और वो एलिगेशंस हमने उस सम्मन के अंदर डाल के और बेसिकली किसको भेज दी हैं, वो सारी की सारी एलिगेशंस हमने एक्यूज्ड को दी हैं, सो दैट जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करे कोर्ट में, तो पहला पर्पस तो क्या हुआ, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दूसरा पर्पस क्या हुआ, आपको एग्जैक्टली पता हो आपके अगेंस्ट क्या क्या एलिगेशंस आई हैं। समटाइम्स आप देखोगे अगर कंप्लेंट आई थी, जैसे सेक्शन 200 में मैंने आपको बोला कंप्लेंट आती है, अगर कंप्लेंट आई थी तो आप है ना कंप्लेंट की कॉपी भी समटाइम्स लगा देते हो साथ में, देखा जाएगा समटाइम्स उसकी कॉपी भी अटैच कर देते हो, सो दैट एक्यूज को एक्चुअली में पता हो, वो समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए सर मेरे अगेंस्ट कौन से एलिगेशंस लगाई गई हैं, किन प्रोविजंस के अंदर एलिगेशंस लगाई गई हैं, किन फैक्ट्स को बाइंड में रखते हुए एलिगेशंस लगाई गई हैं, और वो अपने एडवोकेट को भी उस बिहाफ पे, अपने प्लेडर को भी रेडी कर ले और आके कोर्ट में उसी तरीके से रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो सम्मन का मतलब सब बच्चों को समझ में आया। देखो अब इसकी बस ऑफिशियली लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार। A summon is an authoritative call, अथॉरिटी की तरफ से कॉल आएगी टू द अक्यूज्ड, किसको आएगी, अक्यूज्ड को, किस चीज के लिए, टू अपीयर इन कोर्ट टू आंसर ए चार्ज। अपीयर करो सर कोर्ट में, फर्स्ट मोटे बता दिया अपीयरेंस करना, टू आंसर अ चार्ज, जो भी आपके अगेंस्ट, एक चार्ज का मतलब मान के चलो एलिगेशंस, तो उनका आंसर देना जो भी आपके अगेंस्ट एलिगेशंस लगी हैं, ऑफ एन ऑफेंस। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तो ऑफेंस होगा, और ऑफेंस कहां होगा, या तो इंडियन पिनल कोड के अंदर हो, या फिर किसी भी लॉ के अंदर जो सब्सटेंटिव लॉ है वहां बताया गया कि ये काम आपका गलत है, अगर आपके करने से या ना करने से कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी मानी जाएगी, दैट इज कॉल्ड द ऑफेंस। डन। देखो इधर ध्यान से, अब एक रामनाथन अय्यर लॉ लेक्सिकॉन, अ सम्मन इज अ प्रोसेस, एक थोड़ी सी डिक्शनरी लैंग्वेज की तरफ से एक मीनिंग दिया गया है, एक वो प्रोसेस है जो इश्यूड करता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको स्टार्ट कौन करता है, इश्यू कौन करता है, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट के ऑफिस से होगा, जस्टिस मतलब जहां न्यायाधीश के ऑफिस से ही इश्यू किया जाता है, रिक्वायरिंग द पर्सन, और रिक्वायरिंग द पर्सन, किस पर्सन को रिक्वायर करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, टू हुम, जिस पर्सन के लिए इट इज एड्रेस्ड, जिसका नाम इसके अंदर लिखा गया है। एक पॉइंट और निकल के आया सर, सम्मन के अंदर एक्यूज्ड का नाम लिखा होना चाहिए। टू अटेंड द कोर्ट, पर्पस क्या है सर, आप आओ, अपीयर करना, अटेंड का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना अपीयर करना, अपीयर द कोर्ट, फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए अपीयर करना है, स्टेटेड देयरिन स्टेटेड, मतलब जो भी पर्पस, जो भी चार्ज, फॉर द पर्पस स्टेटेड देयरिन, तो जो भी एलिगेशंस आपके अगेंस्ट लगाई गई हैं उनको आगे कोर्ट के सामने अपीयर आपको करना है, और उनको अपने डिफेंस में आपको बोलना है, तो प्लीड ऑफ गिल्टी कर दो, या अगर आप नहीं मान रहे हो तो उसमें आपको अपने डिफेंस में अपने सबूत, अपने गवाहों को रखना है। उम्मीद है सबको मजा आ गया होगा। चलो जी आगे, समन केसेस अंडर कंपनीज एक्ट। अच्छा, कंपनीज एक्ट के अंदर जनरली आप देखोगे मोस्टली केसेस समन केसेस हैं, वारंट केसेस तो कोई केसेस आपको देखने को मिलेगा। सो हम बोल सकते हैं कि इस तरीके के प्रोविजन ही कंपनीज एक्ट में समन केसेस को डील करने के लिए लगेंगे। अंडर कंपनीज एक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस आर पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर। तो यहां पे वर्ड को नोट को भी हाईलाइट कर लो, नॉट एक्सीडिंग 2 years. Hence, most of the cases are summon cases. There are only few cases which are punishable with imprisonment term exceeding 2 years. तो term exceeding 2 year वाले जो cases हैं वो हमारे क्या होंगे? There are only few cases. चलो जी, चले आगे। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, सर ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं लास्ट क्लास में स्पेशल कोर्ट वाले में। आर्टिकल 22 के बारे में तो मैंने पूरा का पूरा कॉफी पूसा में भी समझाया था। ऑल्दो फिर भी आर्टिकल 22 क्या बोलता है, हम किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को, उसकी जो लिबर्टी है, राइट टू लीव है, उसको हम छीन नहीं सकते उससे, और बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के 24 घंटे से ज्यादा कभी भी उसको हम डिटेन, उसको कहीं भी अरेस्ट करके नहीं रख सकते। ये हमारा आर्टिकल 22 भी बोलता है। क्या बोलता है सर, किसी भी पर्सन को अगर हमें अरेस्ट करना है, डिटेन करना है 24 घंटे से ज्यादा, दैट मींस एक सीधी सादी लैंग्वेज में अगर सीआरपीसी से जोड़ूं, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तो उसको सेक्शन 167, याद करो
सेक्शन 167 के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करना होगा। और वो क्या बोलता है, मैक्सिमम 1 गो 15 दिन के लिए आप कर सकते हो, और 24 घंटे से ज्यादा, बट जाने आने का टाइम को एक्सक्लूड कर दो, तो उस वाले टाइम को छोड़ दो और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो 90 दिन का दे सकता है, और अगर वो नॉर्मल मजिस्ट्रेट है, अगर वो मतलब बेसिकली मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है फर्स्ट क्लास के सामने, अगर वो सेकंड क्लास का है तो वो इन जनरल नहीं कर सकता, बट अगर हाई कोर्ट ने पावर दे रखी है तो कर सकता है। लास्ट क्लास में हमने बताया था, ठीक है ना। आओ जाओ, अब मैंने कुछ आप लोगों के पास जिनके पास फर्स्ट एडिशन है बिल्कुल प्योरली, उनके बाद मैंने कुछ थोड़ा सा आज लेक्चर लेने से पहले इसके अंदर थोड़ा थोड़ा फॉर्मेटिंग की है। वही जो मेरी आदत है हाईलाइट करना वो करना, तो आप प्लीज कर लेना। तो मैंने सारे सेक्शंस को बेसिकली हेडिंग नंबर 1 2 दे दिया और उससे रिलेटेड प्रोविजंस को हेडिंग नहीं दी है, ठीक है ना। चलो जी ध्यान दो इधर, नोटिस टू द एक्यूज्ड, हाय तो क्या मैं बोल सकता हूं समन। सेक्शन 251 आपने वहां भी पढ़ा था और यहां भी आप पढ़ रहे हो, उसी को मैं एलैबोरेट करके विद एग्जांपल विद आपको आज आप इसके सामने लेके आ रहा हूं। 251 सेक्शन क्या बोलता है, 251 सेक्शन ये बोलता है सर नोटिस टू द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को भी तो पता होना चाहिए ना कि मेरे अगेंस्ट क्या एफआईआर आई है, मेरे अगेंस्ट सेक्शन 154 में कौन सी एफआईआर लगी है, मेरे अगेंस्ट सेक्शन 155 में कौन सी एक ऐसी कंप्लेंट बेसिकली ऐसे नॉन कॉग्निजेबल केसेस में रिपोर्ट लिखवाई गई है, मेरे अगेंस्ट कौन से सेक्शन 200 के अंदर कंप्लेंट आई है। तो पहले एक्यूज्ड को ये पता होना चाहिए, तो उसको नोटिस जाएगा, और वो नोटिस कैसे जाएगा, ये नहीं कि लेटर हेड पे डाल के दे देगी कोर्ट, नहीं, समन बाय वे ऑफ समन। सर समन भेजने का सेक्शन कौन सा है, सर्विस ऑफ समन, ध्यान से वर्ड मैंने क्या यूज किया है, समन हम एक तरह से नोटिस बोल देंगे 251 के अंदर, बट उसको सर्व किस तरीके से करना है उस नोटिस को, यानी उस नोटिस इज इक्वल टू समन। उस जैसे कंपनीज एक्ट में आप पढ़ते हो कि कैसे कंपनी आपको अपनी नोटिस या कंपनी को कोई भी नोटिस आना है, कंपनी का ऑफिसर कोई भी नोटिस आना है तो सर्व कैसे करना है, सर्विस ऑफ नोटिस, मतलब किस तरीके से उसको मान लिया जाएगा कि उस तक रिसीव हो गया। तो इसमें भी बताया गया सेक्शन 63 आप पढ़ोगे, सेक्शन 62 आप इन जनरल पढ़ोगे कि सर्व जब मान लेंगे कि उस पार्टी के पास अगर हम फिजिकली डिलीवरी जाके मतलब अगर हम दे के आ रहे हैं और मान लिया जाएगा कि उसको सर्व हो गया। बट अगर इन केस ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी है, सोसाइटी है, एलएलपी वगैरह है, कंपनीज है, तो मान लेंगे सर्व कैसे हुआ, वो हम आज बात करेंगे कि जो भी उसका प्रिंसिपल ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर है, मेन ऑफिसर है, उसको जाके बेसिकली रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज दो या उसको फिजिकली जाके टेंडर कर दो, और अगर इंडिया में अगर इंडिया से बाहर है तो इंडियन ब्रांच में कर दो, तो मान लिया जाएगा कि उसको सर्व हो गया समन। उसी तरीके से यहां हम बोल रहे नोटिस, तो यहां कुछ दो प्रोविजन मेरे सामने आए, क्या हम नोटिस को समन बोल ले, बिल्कुल सही है जी, बोल लो। एक तरह से समन देना, नोटिस देना एक्यूज्ड को, सर समन को सर्व कब करेंगे, सर्व। तो इसके लिए सेक्शन जो इन जनरल आपकी बुक के अंदर 62 दिया नहीं हुआ, वो तो इन जनरल डील करता है अदर देन कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए, बट सेक्शन 63 भी बोलता है, वो किसको बोलता है, फॉर कॉर्पोरेट कंपनीज, सोसाइटीज, इनके लिए। ये किसके लिए, इंडिविजुअल एंड ऑल के लिए, ठीक है ना। तो दो टॉपिक निकल के आ रहे हैं, नोटिस टू द एक्यूज्ड सेक्शन 251, वही चीज अब पढ़ लो। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जब हम सम्मन देते हैं ना, एक चीज मैंने आपको ना उस दिन भी बताई थी उन क्लासेस के अंदर भी, जब हमारे वारंट केसेस होते हैं ना तो उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एक कॉन्सेप्ट होता है चार्जेस का। अब आई गई वो बात फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, और फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस मैंने वहां भी आपको बताया था कि सेक्शन के अंदर फ्रेम होते हैं, सेक्शन 2112 टू सेक्शन 213। बट आज अभी मैं सेक्शन नहीं बता रहा हूं आपको, बट क्या बोल रहे हैं कि इन वारंट केसेस, इन वारंट केसेस फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, लिख लो इसको, इज मैंडेटरी। सब बच्चों को पता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या है, मैंडेटरी है। सर कहां मैंडेटरी है, वारंट केसेस के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस को करना अपने आप में क्या है, मैंडेटरी है। डन ना। और वो कहां बोला गया है, अंडर सेक्शन 240 पढ़ा था सबने मेरे साथ, लेकिन बट not in warrant summon cases, not in summon cases। कहने का मतलब समन केसेस में रिटर्न रूप में फ्रेम करना कोई जरूरी नहीं है। सर अभी तो आपने बोला था एक्यूज्ड को पता होना चाहिए कि एलिगेशंस आपके अगेंस्ट क्या लगी है, हाँ करेंगे ना, उसको पूरा का पूरा फ्रेम मत करो, जस्ट ये बता दो पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस। सर आपका ऑफेंस है क्या, किस सेक्शन के अगेंस्ट है और कितनी आपको सजा हो सकती है, वो बता दो। मतलब पूरा का पूरा। अब सर आप बोलोगे सर फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस क्या होता है, थोड़ा सा वेट कर लो, बस थोड़ा सा वेट कर लो। जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होता है ना बेसिकली वो कोर्ट करता है, और कोर्ट किस सेक्शन के अंदर करता है, सेक्शन 211 से 213।
फिर वहां ना इतना सिंपल नहीं है प्रोविजन, बट आई एश्योर यू आपका आईसीएसई ने दिया है नहीं दिया है मैं आपको पूरा दूंगा। इसके अंदर ना एक प्रोविजन और लेगा, प्लस ज्वाइंट चार्जेस, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस और ज्वाइंटर ऑफ ट्रायल। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत डेप्थ में करवाने वाला हूं 218 टू 221। समझ में आ गई ना बात? तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इज मैंडेटरी इन केसेस ऑफ इन वारंट केसेस अंडर सेक्शन 240, बट समन केसेस के अंदर वो जरूरी नहीं है। बट इसका मतलब सर इस क्या कहने का मतलब फ्रेमिंग करना जरूरी नहीं है, तो एलिगेशन पता ही ना हो एक्यूज्ड को, पता होंगी। हमने ये बोला है कि फ्रेमिंग करना जरूरी नहीं है, बट पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस तो डालना जरूरी है ना, वो तो एक्यूज्ड को पता होना चाहिए। तो पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंसेस इज मैंडेटरी बट नॉट द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। चलो, एज पर सेक्शन 251 of the CRPC, when in summon case the accused appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offense, ध्यान से please highlight the word particular of the offenses, offense of which, offense या offenses कर लो, offenses या offense of which he is accused, जिस offense के अंदर उसको आरोपी पाया गया, दोषी पाया। प्लीज the word difference between the words are accused और difference between the word convicted। आ जाओ जी इधर। एक्यूज्ड को तो हम मान के चलेंगे, देखो हिंदी अब आप लोगों की मेरे से अच्छी होगी तो आप लोग मेंशन कर लो। तो इन दोनों टर्म्स में भी डिफरेंस होता है, प्लीज, एक्यूज्ड वर्सेस कन्विक्टेड। कोई मुझे बताएगा सर कन्विक्टेड का मतलब तो जो, अब शय मुझे नहीं पता कौन सा लगता, दोषी। एक्यूज्ड का मतलब जो आरोपी, अब पता नहीं यार हिंदी नहीं लिखने नहीं आती है मेरे को। तो एक्यूज्ड का मतलब जो आरोपी, जिसके ऊपर आरोप लगाया, अभी दोषी नहीं है। कन्विक्टेड का मतलब फाइनली प्रूव हो गया आफ्टर ट्रायल और मे बी बिफोर ट्रायल। सो ये कैसे हो सकता है? अरे नलायको, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 252, सेक्शन 253, दैट इज प्ली ऑफ गिल्टी। याद करो प्री ट्रायल स्टेज, ट्रायल स्टेज तो इसके बाद ही शुरू होगी 254 में। आर्ग्यूमेंट जब शुरू होंगे, पार्टीज को बोला जाएगा, प्रोसिक्यूशन को आप अपना पक्ष रखो, आप अपने गवाहों को, सबूतों को लेके आओ। फिर उसको बुलाए जाएंगे डिफेंस को बोला जाएगा 313 में, अब आप अपना गवाह सबूतों को रखो। भूल गए? प्लीज दोबारा सुन लो वीडियो चाहिए जाके, तभी आगे पढ़ने में मजा आने वाला है। और एक्यूज्ड का मतलब सर जिसके अगेंस्ट में एक एफआईआर आई है, कंप्लेंट आई है। तो ये तो कब, जिसके अगेंस्ट में एफआईआर आ गई, जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट आ गई, जिसके अगेंस्ट चार्जशीट मेंटेन हो गई, दैट इज कॉल्ड एक्यूज्ड। अभी तो क्या पता बाद में एक्यूज्ड में बी कन्विक्टेड और एक्यूज्ड में बी एक्विटल, निर्दोष। क्या पता निर्दोष भी साबित हो जाए। ठीक है, चलो। तो ही इज एक्यूज्ड शैल बी स्टेटेड टू, तो वो तो उसको शैल मैंडेटरी है सर, वो तो बताना ही बताना पड़ेगा, पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंस। एंड ही शैल बी आस्क्ड, और उससे पूछा जाएगा नोटिस के अंदर यानी सम्मन के अंदर, वेदर ही प्लीड्स गिल्टी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, नोटिस मान लो या सम्मन मान लो, उसके अंदर पहले बात तो पर्टिकुलर ऑफेंस बताए जाएंगे, यानी किस कारण आपके अगेंस्ट में ये दोष लगा है, एलिगेशन लगी है, क्या एलिगेशन है। फिर आपको बोला जाएगा उसी सम्मन के अंदर कि सर या तो आप अपने आप को प्ली ऑफ गिल्टी मान लो, और वो प्लीड ऑफ गिल्टी कब मान लो, सेक्शन 252 के अंदर मान लो, या 253 अगर पैटी नेचर का है। सम्मन अगर सेक्शन 206 के अंदर है यानी पैटी नेचर का है। अगर ये सम्मन कहां है, सम्मन अगर ये तो एक्सेप्शन है, खैर अंडर सेक्शन 206 आया है तो आप 253 में मानोगे, अदरवाइज इन जनरल आप 252 में मानोगे। तो प्ली ऑफ गिल्टी मान लो और यानी अपना दोष मान लो। प्ली मतलब एप्लीकेशन लगा दो, खुद से ही पेटिशन लगा दो कि सर हम दोषी हैं, प्लीज अब थोड़ी सजा कम कर दो। और हैज एनी डिफेंस टू मेक, अगर आप अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हो तो अपना डिफेंस रखो 254 के अंदर जाके। तो ये डिफेंस कहां रखा जाएगा, 254 सेक्शन 254 के अंदर। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फ्रेम फॉर्मल चार्जेस, कोई जरूरी नहीं है। बट while the section dispense मतलब मना करना, सेक्शन भले ही मना कर रहा है फॉर्मल विद ए फॉर्मल चार्ज इन समन केस,
with a formal charge in someone case. Formally इसको चार्ज करने से मना करता है, but it does not dispense with the statement of the particular offense. बता चुका हूं मैं आपको. The purpose of questioning the accused, क्या पर्पस है सर उसको ये बात बताने का, is to inform him. पहली बात तो ये है कि उसको इन्फॉर्म कर दो जो भी आपके अगेंस्ट चार्ज लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं अगेंस्ट हिम. The accused should know the offense. और सेकंड पर्पस क्या है कि accused को पता हो कि क्या ऑफेंस उसके अगेंस्ट लगा है और facts constituting the offense, और किन किन वजहों की वजह से ये ऑफेंस लगा है, बिकॉज ऑफ विच ही इज accused, जिसकी वजह से वो accused बना है, एंड इज अबाउट टू बी पुट ऑन द ट्रायल, जिस चीज के लिए आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस चलने वाला है. अबाउट टू बी पुट मतलब आपको कोर्ट के सामने आपको पेश किया जाएगा. डन ना? चलो जी, इधर तो ध्यान. अब एक चीज आई थी, अब आपको ना क्वेश्चन समझ इतना पढ़ के आपको लगेगा सर यहां तो सेक्शन 251 ने ना एक बात बोली है कि अपीयर करना पड़ेगा एक्यूज्ड को. एक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रोट. सर इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है? आपने स्पीड से बोल दिया, हमारे माइंड में क्वेश्चन रहेगा. एक क्वेश्चन भी नहीं आने दूंगा इस चैप्टर का. एक्यूज्ड को अपीयर करना पड़ेगा. देखो प्राइमा फेसाई यहां पढ़ के क्या लगता है कि एक्यूज्ड को इन पर्सन जाना पड़ेगा क्रिमिनल केसेस में. सिविल केसेस में अपने प्लीडर को भेज सकता है, बट यहां इन पर्सन उसको जाना पड़ेगा. प्राइमा फेसी सेक्शन की 251 की लैंग्वेज पढ़ के लगता है. या तो अपीयर खुद से अपीयर कर ले, या इज ब्रोट, अगर वो खुद से नहीं आ रहा तो उसको पेश किया जाएगा कोर्ट के सामने. यही है इज ब्रोट, मतलब रखा जाएगा कोर्ट के सामने, पेश किया जाएगा. यानी अब कोर्ट का न्योता गया, आप सम्मन के आप आए नहीं हो, जाओ भाई उठा के लेके आओ और खुद से भी अपीयर हो जाओ. अगर आप नहीं आए तो आपको पेश करवाना. ठीक है ना? अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो. माय क्वेश्चन इज दैट क्या ऑलवेज एंड ऑलवेज इसके सामने क्वेश्चन लगा सकते हो आप लोग, क्या मैंडेटरी पर्सनल अपीयरेंस? तो माय आंसर इज यस. इन जनरल यस 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 यस. इन जनरल आपको पर्सनली अपीयर होना जरूरी है, बट सेक्शन 205 का प्रोवाइजो, सेक्शन 205 का प्रोवाइजो ये बोलता है अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है उसके ना आने के, और जनरली कंपनीज के केस में ऐसा करते हैं, जब कंपनी होती है आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके केस में रिप्रेजेंटेटिव को बोल देते हैं आप आ जाओ. बट अगर अदरवाइज भी अगर कोर्ट को लगता है, मैजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा, और अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा सीवर नेचर का क्राइम नहीं है, ज्यादा बड़ी अच्छा फाइन ज्यादा है, मतलब इंप्रिजनमेंट नहीं है, फाइन का मैटर है, ज्यादा फाइन वाला भी मैटर नहीं है, तो ज्यादा सीवर नेचर क्राइम नहीं है तो डिस्पेंस भी कर सकता है. कोई जरूरी नहीं है आप आओ अपने लीगल एडवाइजर को भी, मैंने अपने प्लीडर को भी आप भेज सकते हो. देखो इस सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ के, द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज डीम्ड टू बी प्रीरिक्विजिट. मान लिया जाएगा कि एक्यूज्ड का पर्सनली आना प्रीरिक्विजिट है, एसेंशियल है फॉर अ फेयर ट्रायल. भाई इतना तो ये एक क्रिमिनल लॉ की एक माना जाएगा, एक तरह से डीम्ड है. एज सच देयर इज द नीड फॉर द एक्यूज्ड टू बी प्रेजेंट इन द कोर्ट एट द टाइम ऑफ एवरी हियरिंग. तो ये जरूरी है कि एक्यूज्ड का कि हर हियरिंग में प्रेजेंट होना, भले वो पहली हियरिंग हो भले वो एडजर्न्ड हो. द मेन रीजन फॉर सच ए स्टिपुलेशन, भाई इस कंडीशन की मेन रीजन क्या है इसके पीछे, इज दैट द ट्रायल शुड नॉट बी कंडक्टेड एक्स पार्टे. तो एक्स पार्टे का मतलब सब बच्चों को पता है कि बिना एक्यूज्ड के आए हमेशा दबी. अगर सिविल लॉ की बात करें तो जब तक कौन नहीं आएगा, जब तक हमारा बेसिकली डिफेंडेंट नहीं आता तो बोलते हैं एक्स पार्टे. तो जब तक हमारा एक्यूज्ड नहीं आएगा सिविल केसेस में तो डिफेंडेंट, क्रिमिनल केसेस में एक्यूज्ड नहीं आएगा तो उसको एक्स पार्टे बोल देते हैं. एक्स पार्टे कभी भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि देखो आप खुद आओगे तो आप समझोगे मैटर को, और क्रिमिनल केस है, जेल सजा हो सकती है आपको, कोई सिविल मैटर नहीं है कि फाइन से काम चल जाएगा. एज द प्रोसिक्यूशन इज अगेंस्ट द एक्यूज्ड, क्योंकि हमेशा प्रोसिक्यूटर जो होगा कोशिश में रहेगा, ताक में रहेगा एक्यूज्ड को सजा दिलवाने के. तो सीधी सीधी चीज बोल रहा है, आपको पर्सनली आना पड़ेगा. बाद में बोलोगे सर मैं नहीं था, मैं तो प्रूफ कर देता, तो आपको आना पड़ेगा. तो एज पर द प्रोवाइजो, as per the proviso under section 205 of CRPC, whenever the magistrate issue a summon, जब magistrate issue करता है summon, he may, चाहे तो, भाई mandatory नहीं है, चाहे तो, if he seems reason to do so, मतलब अगर उसको लगता है reasonable है तो वो चाहे तो जब इशू कर रहा है सम्मन, तो आगे बात मैजिस्ट्रेट इशू करता है, डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड परमिट हिम टू अपीयर बाय हिज प्लीडर, कर सकता है. इन सच केसेस द प्लीडर ऑफ द अक्यूज्ड कैन इन हिज स्टेट. देखो इसको ना मैंने बिल्कुल इजी कर दिया आपको, ये चीज पढ़ के ना ऑल्दो एकदम से समझ में नहीं आएगा. इन हिज स्टेट का मतलब इन हिज प्लेस, तो इसकी जगह पर
प्लीड गिल्टी टू द चार्ज। अब जो प्लीडर आएगा उसकी जगह पे जो पेश किया जाएगा वो क्या करेगा, या तो प्लीड गिल्टी कर लेगा जिस पर्पस के लिए सम्मन इशू किया गया था, अभी तो बोला था ऊपर पर्पस प्लीड गिल्टी करने का, या फिर टू मेक आंसर टू द स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन, तो जो उसके अगेंस्ट आरोप लगे हैं उसके लिए डिफेंस स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट का मतलब आंसर देने का मतलब क्या है, डिफेंस स्टेटमेंट देगा। सर मैंने यहां कुछ लिखा है कि रेड विद सेक्शन 256 सबसेक्शन 1, इसका मतलब सर जब आपने ये वाला सेक्शन मेरे साथ जाके पढ़ोगे, तो जब ये वाला सेक्शन आप पढ़ोगे ना, तो वहां आपको बेसिकली ये मिलेगा नॉन अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड और डेथ ऑफ द अक्यूज्ड। मतलब सेक्शन 256 सबसेक्शन 2 के अंदर तो डेथ है, 256 सबसेक्शन के अंदर नॉन अपीयरेंस, अगर अक्यूज्ड नहीं आता तो उस केस में मजिस्ट्रेट के पास क्या क्या पावर है, तो वहां ना 3 तरीके की पावर दी गई है। पहले ध्यान से सुन लो, 256 के अंदर 3 टाइप्स की पावर है। अगर नॉन अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड, कंप्लेनेंट की बात नहीं हो रही, अक्यूज्ड, तो 3 टाइप्स नहीं, सॉरी, नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट, अक्यूज्ड की बात नहीं हो रही, कंप्लेनेंट की बात होगी। एक सेकंड, बस एक सेकंड दे दो। हाँ, कंप्लेनेंट, नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट या डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट। 256 क्या बोलता है, नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट या डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट। तो उस वाले केस में अगर कंप्लेनेंट ही नहीं आया जिसने केस किया, तो 3 बातें होंगी, या तो मजिस्ट्रेट चाहे तो, अब मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है उस वाले केस में, पहला एक्विट द अक्यूज्ड, भाई निर्दोष साबित कर देगा, जाओ भाई घूम लो खेलो। सेकंड, एडजर्न द हियरिंग। सर थर्ड, यही तो है, डिस्पेंस विद द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ, डिस्पेंस किस चीज को, द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट एंड प्रोसीड विद द केस। बोल देगा सर कोई बात नहीं, आप नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं और आगे बढ़ो। बट वहां वो किसके बारे में बोलेगा, कंप्लेनेंट। लेकिन यहां ये किसके बारे में बोल रहा है, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, यहां किसके बारे में बोल रहा है, एक्यूज्ड या कंप्लेनेंट। यहां ये किसके बारे में बोल रहा है, एक्यूज्ड के बारे में। तो यहां प्योरली बस इसने किसके बारे में बात की है, एक्यूज्ड। बट आप अब जब कंप्लेनेंट की बात करोगे तो इसके लिए आपको सेक्शन कहां जाना पड़ेगा, ठीक बात। चलो जी सर, अब बीच में कंपनीज एक्ट को मिला मिला के यहां लॉ मेकर ने आपको दिया है, आईसीएसए ने आपको दिया है अंडर सेक्शन 439। सर ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है, हाँ चैप्टर 3 में चैप्टर 4 में पढ़ाया था कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सिर्फ सेक्शन 212 सब सेक्शन 6 वाले एसएफआईओ वाले जो ऑफेंसेस होंगे, जहां रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी यानी सीजी या उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर जिन ऑफेंसेस के लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, इन्वेस्टिगेशन बेसिकली एप्लीकेशन लगाते हैं, वही ऑफेंसेस हमारे क्या होंगे, फ्रॉड वाले सेक्शन 447 448 वाले ऑफेंसेस को ही माना जाएगा कि वो हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अदरवाइज सारे ऑफेंस हमारे क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो वही चीज की जा रही है अंडर सेक्शन 439 सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इट इज प्रोवाइडेड दैट if the complainant is the registrar, अगर वो रजिस्ट्रार है और a person authorized by the central government, वही तो बात बोली जा रही है, for filing complaints, the personal attendance of the complainant, personal attendance of the complainant before the court trying the offense, उस कोर्ट के सामने पर्सनल अटेंडेंस होना किसका, कंप्लेनेंट यानी आरओसी का या फिर सीजी का ऑफिसर का, shall not be necessary। भाई कोई जरूरी नहीं है उसकी पर्सनल अटेंडेंस, अनलेस द कोर्ट रिक्वायर्स पर्सनल अटेंडेंस। ऑब्वियसली सर, अब आरओसी का तो काम क्या है, अवेयरनेस फैलाना। सर मेरे सामने सारा का सारा मैटर तो रिकॉर्ड के थ्रू होता है। अब आरओसी अगर कोई भी एक्शन लेगी तो आपने नॉन फाइलिंग की है, सर मेरे पास फाइलिंग नहीं आई है, कोई भी डॉक्यूमेंट दिया है वो गलत दिया है, कोई भी लोगो कंप्लाई नहीं किया है, तो मैं पर्सनली आगे क्या करूं, मेरे पास तो रिकॉर्ड ही रखा है। तो जनरली जो भी ऑब्जेक्शंस वो उठाते हैं वो सारे रिकॉर्ड बेस होता है, तो उनके बिना आए अगर वो किसी को रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज देते हैं तो उससे काम चल जाता है। ठीक है, ऑथर्स नोट, आओ सर। For most of the offences under the Companies Act as stated in the section 439 of the Act, the complainant is usually the ROC. Registrar usually files an application to dispense with his, और जनरली जब वो एप्लीकेशन लगाते हैं तो साथ में एक एप्लीकेशन लगा देते हैं डिस्पेंस विद हिज पर्सनल अपीयरेंस। तो जनरली क्या करते हैं, यूजुअली देखा गया है वो साथ में एक एप्लीकेशन लगा देते हैं इन विच ही स्टेट्स दैट ही इज ए पब्लिक सर्वेंट। और क्या लगाते हैं, सर हम पब्लिक सर्वेंट हैं एंड ही इज फाइलिंग हिज कंप्लेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। सर हमने एज अ ऑफिशियल कैपेसिटी पब्लिक डोमेन में पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही ऐसा किया है। एंड द कंप्लेंट इज मोस्टली बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स इन हिज ऑफिस। और जो हमने कंप्लेंट किया वो मोस्टली किन ग्राउंड्स पे की गई है, जो भी रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन है उन रिकॉर्ड्स के बेस पे की गई है। एंड देयरफॉर हिज पर्सनल अटेंडेंस शुड बी डिस्पेंस्ड विद। सर कर दो प्लीज, और सेक्शन 256 के अंदर जाके कंप्लेनेंट को पर्सनल अटेंडेंस के लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगी। रेड विद सेक्शन 439 सेक्शन 3 वो भी बोलता है, कोई जरूरी नहीं है। कंपनीज एक्ट भी बोलता है, फर्दर सेक्शन 256 ऑफ सीआरपीसी भी बोलता है। तो क्या मैं बोल दूं कंपनीज एक्ट ने अपनी ड्राफ्टिंग सीआरपीसी को मायने में रखते हुए की है? बिल्कुल सही। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है कि ऐसे से आरओसी ने किया और
कॉग्निजेबल केस था, 212 के अंदर केस था, फ्रॉड वाला केस था, अगर ऐसा हुआ है और फिर वो नहीं आता है आरओसी, तो दूसरी वाली पार्टी ने यानी अक्यूज्ड ने ये डायलेटरी प्ली ली, एक टाइप की अपने आप को बचने के लिए डिफेंस लिया कि सर ये देखो यहां पे तो कंप्लेंट आया ही नहीं है, तो मुझे एक्विट कर दो, एडजेन कर दो, डिस्पेंस विद कर दो। ऐसा अगर वो मांग रहा है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां क्लियरली लॉ बोलता है कि उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, एक केस लॉ भी आया फिर ध्यान से, इस वाले चैप्टर में केस लॉज को थोड़ा थोड़ा रिटेन करके, वैसे तो सारे इसमें चलना है बट इसमें इजी केस लॉज हैं तो आपको रिटेन करने होंगे। भास्कर इंडस्ट्रीज वर्सेस भिवानी डेनिम एंड अपैरल्स लिमिटेड एंड अदर्स। ओआरएस का मतलब होता है अदर्स, मतलब एक से ज्यादा, इस वाले एक तो मान लो ये नाम ही लिखा है, अगर यहां पे वर्ड होता एएनआर डॉट, इसका मतलब सिर्फ एक और, यानी टोटल दो, एक तो नाम लिखा है और एक और हमारे कौन है, एक्यूज्ड है। बट अदर्स का मतलब एक तो नाम लिखा है, इसके अलावा एक से ज्यादा और एक्यूज्ड है, मतलब दो टोटल मिला के 3 होंगे या 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 2 से ज्यादा है मतलब कहने का। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज विद इन द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू डिस्पेंस, ऑब्वियसली सर पावर किसकी है, मैजिस्ट्रेट की है, होल डिस्क्रिशन है टू डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। इधर हो सकता है सर थ्रू आउट द प्रोसीडिंग, या फिर हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे आके बोल दो बस, अब इसके बाद बताओ केस प्रूव हो चुका है। सच प्रोसीडिंग्स इन ए समन केस if the magistrate finds that his personal attendance would inflict unnecessary suffering, अगर हम उसको जबरदस्ती बुला रहे हैं, unnecessary का उसको हार्म पहुंचेगा तो कोई जरूरी नहीं है। However, this power is exercised by the magistrate in rare instances, generally magistrate नहीं करता, बहुत कम ही केसेस में ऐसा करता है। where the accused either resides at the far distance, अगर accused जो है, दोषी जो है, या तो बहुत ज्यादा दूर जो रहता है, अब यहाँ बात accused की कर रहे हैं क्योंकि कंप्लेनेंट की तो 256 में करेंगे, वहां तो वहां तक का बात खत्म है। बट जनरली जब देखा गया जब accused काफी ज्यादा दूर रहता है और फॉर अदर रीजंस, सर वो विकलांग है बेचारा, जब उसने मारा तो उसको मेंटली शॉक लगा, गलती से मारा गया, तो समथिंग लाइक दैट, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है जी, चलो अभी मैंने आपको ना कुछ बोला था कि सेक्शन 62 एंड 63 किस तरीके से समन सर्व करना है। सर पर चांस आई सीरियसली डोंट नो आईसीएसए ने सेक्शन 62 हमारे सिलेबस में क्यों नहीं डाला, बट नहीं डाला उसके बिना ये आपको नहीं पता लगेगा समन सर्व कैसे करना है। अब ये तो बता दिया सर्विस ऑफ समन ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज एंड सोसाइटी, लेकिन इंडिविजुअल वगैरह अदर देन कॉर्पोरेट बॉडीज को कैसे सर्व करना है, उसके लिए सेक्शन 62 लिख लो। अब उसको कब माना जाएगा सर्व, मान लिया जाएगा कि सर उसको सर्व हो गया, जनरली कौन करता है, पुलिस ऑफिसर या जो भी ऑफिसर होगा वो करेगा। सर्व कब माना जाएगा, देखो इन जनरल में लिखो सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन सम्मन। तो जिस पर्सन का भी नाम जिसको बुलाना है, सम्मन करना, अपीयर करना है, उसको पर्सनली जाकर देखे हो मान लिया जाएगा। अब कोर्ट से कोई सम्मन आता है, आप देखते हो आपके घर पे आता है, वो पर्सन देने आता है कोर्ट को, ऑथराइज्ड ऑफिसर। अलग से सम्मन को भेजने के लिए ऑफिसर्स होते हैं, बोलते उनको गवर्नमेंट के आदमी नहीं होते बट फिर भी उनको मान लेते हैं गवर्नमेंट वाले हैं और सर्व कर दो पर्सनली। बट अगर कॉर्पोरेट बॉडीज है, सोसाइटी, इनको कैसे सर्व करना है, सेक्शन 63 आ गया आपके सिलेबस में। तो ऑल्दो सेक्शन 62 है नहीं, पर समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए उठाया सेक्शन बेयर एक्ट से। सर्विस ऑफ ए सम्मन ऑन ए कॉर्पोरेशन मे बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन द सेक्रेटरी। तो मान लिया जाएगा सेक्रेटरी को दे दो। सर हमारी बात आ रही है, हाँ देखो ना, या तो सेक्रेटरी को दे दो जी, लोकल मैनेजर को दे दो जी, अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को दे दो जी, जो भी कॉर्पोरेशन का होगा, सोसाइटी का होगा। और या तो एक मेथड ही हो गया, और लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, लेकिन किसको, एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन, या फिर लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट किसको देंगे। एक काम करते हैं, इसको ना बढ़िया तरीके से डिजाइन करते हैं। रुक जाओ, may be affected
बाय डन बाय सर्विंग और बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट डन। इधर तो ध्यान, ठीक है सर। अब ये आप कैसे बोल रहे हो कि एड्रेस सेंड टू द चीफ ऑफिसर, या तो सर्व कर दो पर्सनली जाके सेक्रेटरी को, लोकल मैनेजर को, अदर प्रिंसिपल ऑफिसर को दे आओ, या फिर बाय वे ऑफ लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी जिस पोस्ट में आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलेगी, आपको देते टाइम पे आपको साइन करवाएंगे और वो जो रिसिप्ट पे साइन करोगे वो मेरे पास आएगी कि आपके पास पहुंच गया है, ऐसी भी होती है। तो चीफ ऑफिसर को जाएगी, अगर वो बात की जा रही है अगर इंडिया में ही होगी तो ब्रांच, लेकिन अगर वो कंपनी एड्रेस टू द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया, ध्यान से पढ़ो, अगर वो इंडिया में है तो, अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस है इंडिया से बाहर भी, तो जो इंडिया में ब्रांच है उसके पास सर्व कर दो चीफ ऑफिसर के पास। इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड, तो मान लिया जाएगा कि सर्विस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट, तो जैसे ही आपके पास पहुंच जाएगा मान लिया जाएगा आपको सर्विस हो गई, ठीक है। ध्यान दोगे। अब कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, देखो आप लोगों के ना नोट्स में हो सकता है कुछ कुछ बच्चों के ना यहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, यहाँ कंपनीज एक्ट 2013 लिख दिया मैंने 1956 को काट के, बट यहाँ सेक्शन 51 लिखा होगा कुछ बच्चों के नोट्स में, तो इसको सेक्शन 20 कर दो। वो 51 ओल्ड एक्ट में होता था, तो सेक्शन 20 कंपनीज एक्ट में सबने इनकॉर्पोरेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जनरल मीटिंग वाले चैप्टर में भी रेफरेंस आई थी, क्या मैं बोल दूं प्लस में रूल 35 कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स कि सर्विस ऑफ समन कब, सर्विस ऑफ नोटिस कब माना जाएगा। इसी तरीके से कंपनी एक्ट भी बोलता है कंपनी को या उसके ऑफिसर को कोई भी नोटिस सर्व करना है, कोई भी समन सर्व करना है, तो मान लिया जाएगा कोई भी कोरेस्पोंडेंस सर्व करना है तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे कर दो, मान लिया जाएगा उनको सर्व हो गया। ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट द मोड ऑफ द सर्विस as per the said provision a document may be served on the company or a officer thereof by sending it to the company or the officer at the registered office of the company by post under a certificate of posting, या तो सर्टिफिकेट पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से, और बाय लिविंग इट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, या फिर उसको पर्सनली जाकर रजिस्टर्ड ऑफिस पे दे आओ। तो ये क्वेश्चन आ रहा है। अब मेरा ना एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने, बोल दो मैंने यहाँ लिख दिया है सर रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब, अगर हमने हौले हौले अभी कुछ दिन पहले चेंज किया है लेकिन वो चीज कोर्ट की नजरों में नहीं है कि हमने रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया, ऑल्दो लास्ट वीक में हमने चेंज किया है और हमने आईएनसी 22 किसको फाइल कर दिया है, आरओसी को फाइल कर दिया है। अब कोर्ट को तो जहां लगता है मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, उन्होंने तो गूगल कर लिया और उठा के डाल दिया। क्या अब मैंने जो चेंज किया है, मान लो पहले मेरा था दिल्ली में पटेल नगर में, अब मैंने चेंज करके लक्ष्मी नगर कर दिया है, तो क्या मुझे बताओ, और वो मेरा पुराने वाले ऑफिस में गया है और कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करके चल रही है कि मैं कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ उस दिन, तो मान बताओ अब मुझे एक चीज, अब क्या मैं दोषी हूं, क्या प्रॉपरली सर्व माना जाएगा? बिल्कुल मैं दोषी नहीं हूं। लेकिन 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 इसी को थोड़ा सा घुमा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। मैंने जो एप्लीकेशन फाइल की थी आरओसी को, आरओसी ने जो अपने एमसी की पोर्टल पे वो अब तक अपडेट नहीं किया है, दैट मींस आरओसी ने वो अब तक कंसीडर नहीं किया है। अब कोर्ट ने जो वेरीफाई किया था, कहां से वेरीफाई किया था? आरओसी से। अब आरओसी की साइट पे आपका अपडेटेड नहीं था, अब आरओसी जो कोर्ट ने सर्व किया सम्मन हमारे पटेल नगर कर दिया, लक्ष्मी नगर नहीं किया है, तो बताओ क्या मैं गलती है या कोर्ट की गलती है? सर कोर्ट गलती नहीं है, मेरी गलती है, और कोर्ट का मान लिया जाएगा कि कोर्ट ने सर्व कर दिया। तो कहने का एक क्रक्स निकल के आया, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी कैन बी वेरीफाइड, मान लिया जाएगा वही रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, वेरीफाइड एट द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। तो जो भी आरओसी के पास रिकॉर्ड में रजिस्टर ऑफ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा, जो भी मेंशन होगा उसी को मान लिया जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का है। अगर वो अपडेट नहीं हुआ तो उसमें कोर्ट की गलती नहीं है, आपकी आरओसी की गलती है, आप लोग समझो, और मान लिया जाएगा कि आपको प्रॉपर्ली सर्व किया गया है सम्मान। देखो नीचे केस लो भी आया इसी चीज पे, मुकुंद कन्हैयालाल पाटिल वर्सेस स्वरूप श्री यान प्राइवेट लिमिटेड। अब इस केस लो ने क्या बोला, देखो इधर, इस केस लो ने क्या बोला,
इवन इन केस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी फाइल एन इंटीमेशन विद रजिस्ट्रार, भाई उन्होंने इंटीमेट किया रजिस्ट्रार को INC 22 करके अंडर सेक्शन 12, सबको पता है रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करने में, ऑफ द एक्ट। अच्छा समटाइम्स ना कहीं कहीं पे मेरे से भी छूट भी गया द एक्ट, तो इंप्लाइड है यहां द एक्ट पुराने वाले केसेस की बात हो रही है 2002 की, यानी 1956 के बारे में बात की जा रही है, बट पर चांस बाय डिफॉल्ट सेक्शन 12 ही न्यू वाले एक्ट में भी और ओल्ड वाले में भी सेक्शन 12 ही होता था। तो सेक्शन द एक्ट का मतलब वैसे तो ऑल्दो सेक्शन 1956 की बात की जा रही है, बट थोड़ा सा देख लेना आपकी सेक्शन और कहीं द एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 1956 तो कंसीडर नहीं हो रहा है कभी, आप द एक्ट का मतलब 2013 या CRPC ले लो, CRPC बिल्कुल भी नहीं लेना है, जहां भी द एक्ट का मतलब होगा वहां कंपनीज एक्ट ले लेना, ठीक है। तो सेक्शन 12 के अंदर आपने इंटीमेट कर दिया था आरओसी को रिगार्डिंग चेंज इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, एंड द बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है, बॉम्बे हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट as the registrar has not taken on the record the change, but registrar ने अब तक रिकॉर्ड चेंज ही नहीं किया है। Any service on the changed office does not amount to service as contemplated by law, तो कोई भी सर्विस जो चेंज होकर ऑफिस है अगर उस पर करने की, अगर नए वाले पे आपने कर भी दी तो भी मानी नहीं जाएगी कि वो सर्विस की गई है, अगर आरओसी ने अपडेटेड किया है तो ही आप अपडेटेड पे करोगे। एंड दिस गिव अस द क्लियर इंप्रेशन दैट सर्विस ऑफ द नोटिस ऑफ द कंप्लेंट इज वेरी 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 क्रूशियल स्टेज एंड विच सेट्स द बॉल इन मोशन, लो इन मोशन नहीं है, विच सेट द लो इन मोशन। एक बोलने का तरीका होता है भाई, बॉल वैसे तो एक बॉल है बट मोशन में तभी आएगी वो जब रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाएगा, और वो वेरीफाई कहां से करना है कि बिल्कुल सही है, वो वेरीफाई कहां से करना है, रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड से ही वेरीफाई होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। डन ना, चलो जी। इफेक्ट ऑफ माइनर डिफेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्या पता एग्जाम में आ जाए। सेक्शन 465 क्या बोलता है, CRPC की बात करी जा रही है, कंपनीज एक्ट की बात नहीं की जा रही, कहीं पे भी आएगा तो या तो द एक्ट लिखा हुआ है, कहीं मैंने क्लियरली लिख दिया कंपनीज एक्ट। सेक्शन 465 क्या बोलता है, कोई भी आपसे एरर हो गया, कोई भी ओमिशन हो गया, गलती हो गई या कुछ रह गया, इररेगुलरिटीज आपके पास पावर नहीं थी फिर भी हो गया, कहां हो गया वो, कंप्लेंट के अंदर, सेक्शन 2 क्लोज D वाली। अच्छा कंप्लेंट सबको याद है ना, ओरल भी हो सकती है रिटर्न भी हो सकती है। समन के अंदर जो आपने भी समन भेजा है 62 63 वाला, वारंट के अंदर भी हो सकता है जो वारंट केसेस में। प्रोक्लेमेशन, भाई आपको कोई आरोप लगाया जा रहा है, ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर है, जजमेंट आई है, या कोई भी प्रोसीडिंग्स हुई है ट्रायल में, या कोई भी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया गया है, कभी भी मतलब कोई भी कोर्ट के प्रोसीजर की बात की जा रही है, अगर कोई भी एरर हो जाए, ओमिशन हो जाए या कोई भी इरेगुलरिटी हो जाए, इट विल नॉट अफेक्ट एनी फाइंडिंग्स, तो कोई भी जो भी फाइंडिंग उससे परिणाम निकल के आए उसको अंत परिणाम को अफेक्ट नहीं करेगा, और वो माइनर है, तो ये नहीं कि मेजर है, कोई भी गलती लो करना था आपको सिविल आपने क्रिमिनल कर दिया, वो नहीं, कोई भी फाइंडिंग्स आई उसको अफेक्ट नहीं करेगा, सेंटेंस को अफेक्ट नहीं करेगा, ऑर्डर जो भी कोर्ट ने पास किया, इंटरिम ऑर्डर है कोई भी ऑर्डर, उसको अफेक्ट नहीं करेगा, अगर 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 वो कोर्ट कॉम्पिटेंट थी। अब ये नहीं कोर्ट की जुडिक्शन ही आपने गलत प्रूव कर दी, नहीं, कोर्ट अगर कॉम्पिटेंट थी उस मैटर को लेने के लिए, और अगर थोड़ी बहुत ही गलती हो गई तो उससे पूरा का पूरा मैटर खराब नहीं होगा। कौन बोलता है, सेक्शन 465, अभी देखना ध्यान से। द अबव प्रोटेक्शन हैज बीन एनस्ट्रीन्ड, अब ना इसका रेलेवेंस एक जगह और भी आएगा, इसका रेलेवेंस आएगा जब मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 465, अभी वेट कर लो बस। द अबव प्रोटेक्शन हैज बीन enshrined in section 465 of CRPC as held by many high courts if there is any defect in the compliance of the requirement of section 251 of the CRPC। सर सेक्शन 251 यानी सम्मन 251 अभी तो बताया था नोटिस भेजने की अंदर अगर थोड़ा कंप्लायंस जो भी हमें करना था पर्टिकुलर ऑफ, क्या इसका मतलब मैं बोल दूं सर, सेक्शन 251 तो ये बोलता था हमें क्या देना, नोटिस देना, जिसके अंदर क्या लिखना है, पर्टिकुलर ऑफ ऑफेंसेस, तभी तो हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मत करो, पर्टिकुलर ऑफेंस लिखना है। सर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कहां जरूरी है, या तो जो भी मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट एप्लीकेशन आई थी वहां जरूरी है, छोड़ दो, मतलब छोड़ो, वारंट केसेस में जरूरी है बस, ठीक है। तो सेक्शन 251 में जो रिक्वायरमेंट्स थी अगर आप वो फुलफिल करना भूल गए तो क्या होगा, सच एज कोई फॉर एग्जांपल मेयर ओनली ओमिशन टू स्टेट द पर्टिकुलर ऑफेंस टू एन अक्यूज्ड, अगर वो डालना भूल गए तो क्या हमारा केस अब लास्ट में जाके उसके बेस पे आपको बुलाया गया एंड फाइनली आप आए भी, बाद में जाके आप बोल रहे हो सर मुझे तो उस टाइम पे ये चीज नहीं बोली गई थी तो वॉइड एब इनिशियो है, क्या ऐसा माना जाएगा, नहीं। सच डिफेक्ट कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट, माना नहीं जाएगा टू बी फैटल, इतना ज्यादा ये डिफेक्ट को, फैटल मतलब इतना ज्यादा, एक तरह से बोल देंगे इतना ज्यादा संगीन नहीं माना जाएगा टू द केस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा टू द केस, एंड इट इज नॉट एन, देखो नोट से इलीगल कट गया, नोट से इल कट गया, एंड इट इज नॉट एन इलीगलिटी, मतलब इट इज एन इलीगलिटी, इट इज नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, इससे ये कट गया, इट इज नॉट एन इलीगलिटी टू वाइडेट, मतलब इस केस की वैधता को खत्म इल एलिजिबल करने के लिए अपने आप में सक्षम नहीं है, सिर्फ ये ग्राउंड।
द ट्रायल प्रोवाइडेड नो प्रेजुडिस कैन बी शोन टू हैव बीन कोज्ड टू सच अक्यूज्ड। प्रोवाइडेड मतलब लेकिन इसकी वजह से कोई भी हार्म ना पहुंचा हो किसको, एक्यूज्ड को, ठीक है। सच डिफेक्ट में बी मेयर ओमिशन और इरेगुलरिटी क्योरेबल, और ऐसे डिफेक्ट क्या हो सकते हैं, क्योर किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है अंडर सेक्शन 465। बट however it should be mentioned that the above protection will not rescue, मतलब अपने आप को क्या नहीं करेगी, above protection सही नहीं करेगी किसी चीज को, कहने का मतलब उसको ठीक नहीं करेगी, किस चीज को सही नहीं करेगी, a prosecution which is void ab initio, जो स्टार्टिंग से ही इलीगल था, लो आपकी पावर ही नहीं थी, जुडिक्शन नहीं थी, फिर भी आपने कंसीडर कर लिया, ऐसी चीजों को क्या नहीं करेगी, वैलिड नहीं बनाएगी, उन चीजों को कंसीडर, उन चीजों को वैलिड लीगल नहीं बनाएगी। सबको समझ में आ गया। अब तक हमने क्या कर लिया, 251 पढ़ लिया, अब तक हमने कौन सा सेक्शन पढ़ लिया, 251 पढ़ लिया, अब तक हमने कौन सा सेक्शन पढ़ लिया समन के लिए, सेक्शन 62 पढ़ लिया, 63 पढ़ लिया, अब तक हमने कौन सा सेक्शन पढ़ लिया, सेक्शन 439 पढ़ लिया सर, सब सेक्शन 3 कंपनीज एक्ट के लिए पढ़ लिया सर, सेक्शन 256 सब सेक्शन 1 भी हमने पढ़ लिया, अगर एक्यूज्ड नहीं आता, कंप्लेनेंट नहीं आता है तो भी पढ़ लिया सर। फिर हमने बीच में एक सेक्शन और पढ़ा, सेक्शन 205 का प्रोवाइजो पढ़ लिया, अगर कौन नहीं आता है, अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो एक्यूज्ड के लिए डिस्पेंस विद कर सकता है। फिर सर हमने इफेक्ट ऑफ माइनर डिफेक्ट का सेक्शन पढ़ लिया, 465 हमने पढ़ लिया, ठीक है। 2 केसेस भी हमने बीच में पढ़ लिए, एक केसेस मुकुंद कन्हैया लाल वर्सेस स्वरूप श्री यान प्राइवेट लिमिटेड भी पढ़ लिया, जिसमें एक रजिस्टर्ड ऑफिस वाला केस है। फिर एक केस हमने क्या पढ़ लिया सर, भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस भिवानी डेनिम एंड अपीयरेंस लिमिटेड एंड अदर्स पढ़ लिया, जिसके अंदर क्या बताया गया था हमारा, बेसिकली अगर हमारा एक्यूज्ड नहीं आता तो मैजिस्ट्रेट किन किन केसेस में जनरली उसको पावर है, उसको क्या कर सकता है, रिलैक्सेशन दे सकता है। तो 2 केसेस हैं, इसी तरीके से रिटेन होते चले जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं, एटलीस्ट इस वाले सेक्शन को अभी मैं पूरा करवा रहा हूं आपका, मजा आ रहा है, पूरा इन डिटेल चल रहा है सब कुछ वर्ड बाय वर्ड। सर सेक्शन 204 भी आ गया, थोड़ा सा जल्दी हम इसको कवर करेंगे। सेक्शन 204 क्या बोलता है, जब भी हम फर्निश करते हैं एक्यूज्ड, अगर कंप्लेंट फर्निश करता है तो बेसिकली वारंट हो या सम्मन हो, सम्मन केसेस हो या वारंट केसेस हो, अगर कंप्लेंट राइटिंग में आई है, ध्यान से सुनो इस बात को, सेक्शन 204 क्या बोलता है, अगर कंप्लेंट मेड इन राइटिंग, अगर राइटिंग में आई है, ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द एक्ट, भाई इस एक्ट के अगेंस्ट में आई है, एवरी ऑफेंस, एवरी समन या वारंट इश्यूड अंडर सेक्शन 204 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी शुड अकम्पनी, मतलब जो भी आपका वारंट जाएगा, सम्मन जाएगा, उसके साथ अकम्पनी अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट। अगर रिटर्न में कंप्लेंट आई थी 200 के अंदर सेक्शन 200 के अंदर रिटर्न कंप्लेंट आई थी, तो आपको चाहे वो वारंट केस है चाहे वो सम्मन केस है, 204 क्या बोलता है, उसकी एक कॉपी कंप्लेंट की अटैच करके हमें भेज देनी है, सो दैट जो भी पार्टी अपीयर करे आंसर देने के लिए उसको पता हो, ही वुड नो द फेयर आइडिया ऑफ द एलिगेशंस मेड अगेंस्ट हिम ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द सम्मन वाज इशूड। आगे बढ़ो सर। इन्वेस्टिगेशन बहुत कुछ डिटेल में मैं आपको इसमें बारे में बता चुका हूं, 156 के बारे में पूरा चार्ट बना के समझाया था। इन्वेस्टिगेशन विद और विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, सबको पता है, अगर वो कॉग्निजेबल केस है, एफआईआर आई है, कॉग्निजेबल केस है, तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट भी आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो। 156 के अंदर आपके पास, सबसेक्शन 1 के पास अंदर आपके पास पावर है। अगर वो एफआईआर नहीं आई, अगर कंप्लेंट आई है, तो उस वाले केस में आप नहीं कर सकते, आपको सुओ मोटो ऑन इट्स ओन पावर नहीं है, आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी मैजिस्ट्रेट से। जब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा तभी आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, दैट्स इट। देखो अभी ध्यान से दो, ध्यान इधर दो, ध्यान दो। एज पर सेक्शन 156 सबसेक्शन 1 ऑफ द सीआरपीसी, अ पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस। कब बताया था मैंने आपको, इफ ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर। तो एफआईआर के लिए सेक्शन लिख लो ना, वैसे तो आपको सब आता ही होगा, 154 एंड अदर मटेरियल प्लेस, जो भी आपके सामने रखा गया पुलिस के सामने, देयर इज अ सस्पिशन दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है। आगे देखो, हाउएवर अगर सेक्शन 202 के अंदर ऑफ द सीआरपीसी पुलिस ऑफिसर कैन नॉट इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस, सबको पता है ना सेक्शन 202 मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस ऑफिसर करते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन जो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे पुलिस ऑफिसर करेंगे। एक तो बिफोर ट्रायल बताया था मैंने, याद करो लेक्चर, बिफोर ट्रायल, एक आफ्टर ट्रायल, ये आफ्टर ट्रायल वाली इन्वेस्टिगेशन है, लिख दो। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर बिफोर ट्रायल, पुलिस ऑफिसर कैन नॉट इन्वेस्टिगेट इनटू एन ऑफेंस ऑन इट्स ओन, यानी सुओ मोटो पावर नहीं है।
A magistrate has power to direct investigation to be made by a police officer on receipt of any complaint of an offence of which he is authorized to take cognizance, जिसके लिए आप एलिजिबल हो। सेक्शन 156 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ लो, वही चीज बोला गया है। प्रोवाइड दैट द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन सच केस शैल नॉट बी क्वेश्चन, तो कभी भी उसको हम क्वेश्चन नहीं उठाएंगे जो भी प्रोसीडिंग्स पुलिस ऑफिसर करेगा। एक चीज कंपनीज एक्ट इसके एक्सेप्शन बोलता है। सर आप लोगों की बुक में, कुछ बच्चों की बुक में ऊपर नीचे सीक्वेंस हो सकता है, तो आगे पीछे पेज पलट के देख लो आप। एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सीआरपीसी, ये लाइन मैंने अभी ऐड की है भाई। जनरली सीआरपीसी क्या बोलता है, पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कॉग्निजेबल केसेस में अपना विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है और आपकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। बट कंपनीज एक्ट थोड़ा सा अलग बोलता है। क्या बोलता है, अंडर कंपनीज एक्ट देयर इज एन एब्सोल्युटली नो स्कोप फॉर सच इन्वेस्टिगेशन, absolutely no scope for investigation even in relation to offenses which are cognizable offenses, भले ही cognizable offenses हो, such as the ones falling under section 447 448, या फिर आप तो सेक्शन 212 भी लिख सकते हो जो इनके अंदर फॉल कर रहे हैं। बिकॉज द cognizance of such offense can be taken only, क्योंकि cognizance उनका, यानी cognizance कैसे होगा, सेक्शन 190 1A 1B 1C, cognizance मतलब मैजिस्ट्रेट उसको कंसीडर करेगा और उसके ऊपर एक्शन लेगा, ट्रायल स्टार्ट करेगा। बिकॉज द कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंसेस कैन बी टेकन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ए कंप्लेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या फिर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय इट अगर कंप्लेंट करेगा तो, ठीक है ना, तभी आप कर सकते हो। यानी because the cognizance of such offense can be taken only on the basis of a complaint made by the central government या officer, तो तभी होगा, अदरवाइज वो हमारा पुलिस ऑफिसर बिना ऐसे एफआईआर किसी ने जाके लिखवा दी पुलिस ऑफिसर को और उनके अगेंस्ट एक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में उठा के बैठ गए, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, कभी भी नहीं। अगर आरओसी ने एप्लीकेशन लगाई है, फिर ऑफिसर ने लगाई है, तभी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, कंप्लेंट आएगी, तभी कंपनीज एक्ट के अंदर होता है। कंपनीज एक्ट के अंदर एफआईआर नहीं लगती है जाके, तो अगर ऐसा आएगा तभी आप मैटर को आगे ले सकते हो। तो एक क्रक्स निकल गया, कंपनी एक्ट के अंदर एफआईआर नहीं लगेगी, कंपनी एक्ट के अंदर कंप्लेंट ही होगी कॉग्निजेबल केसेस में, ठीक है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब मैक्सिमम मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों का डाउट इस वाले टॉपिक में आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करें तो जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होंगे, बेसिकली जिन्होंने फर्जीवाड़े की डिग्री उठा रखी है कहीं सीसीएस और यूनिवर्सिटी से, उनके लिए भी, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी, और जो इधर उधर ध्यान देके बैठे हैं उनके लिए भी, तो सबके लिए है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर, सेक्शन 211 टू सेक्शन 213 के अंदर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होगा। किस तरीके की लैंग्वेज जनरली लॉ मेकर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में लिखेगा, मतलब मैजिस्ट्रेट लिखेगा आई डैश, यानी उसमें क्या लिखेगा, नेम ऑफ ऑफिस, मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हूं, सेकंड क्लास हूं, क्या हूं, एंड अपना नाम लिखेगा, नाम और ऑफिस का एड्रेस बताएगा, मतलब मैं क्या हूं, डेजिग्नेशन, हियर बाय चार्ज डैश नेम ऑफ द एक्यूज्ड अंडर दिस एंड दिस सेक्शन, और आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपके अगेंस्ट सच एंड सच सेक्शन के अंदर सच एंड सच एलिगेशन आपको लगा रहा हूं और आपको बोल रहा हूं आ जाओ। सर एक क्वेश्चन हमारे माइंड में नहीं आया, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कैसे होगा? याद आप लोगों को जब एफआईआर आती है, एक पुलिस रिपोर्ट बनती है, सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 के अंदर पुलिस रिपोर्ट बन के आती है, तो जनरली पुलिस ऑफिसर अपनी पुलिस रिपोर्ट बना के देते हैं और एक चार्ज शीट प्रिपेयर करके देते हैं, चार्ज शीट बना के देंगे और पुलिस रिपोर्ट देंगे, या फिर कोई भी कंप्लेंट आती है मजिस्ट्रेट के पास, अब या तो कंप्लेंट आई या फिर पुलिस रिपोर्ट आई, सबको पता है, उसी के बेस पे कॉग्निजेंस होता है। अब मजिस्ट्रेट वहां तक तो जो पुलिस ऑफिसर को सही लगा उन्होंने ऐड कर दिया, किसी ने पैसे दे दिए तो वो ऐड कर दिया, कंप्लेंट में जिसको जो ठीक लगा उन्होंने वो भेज दिया। बट अब मजिस्ट्रेट क्या करता है, अब है ना बड़ा परेशान हो जाएगा वो, यार ये चीज ठीक भी है और ये चीज गलत भी है। फाइनली मैजिस्ट्रेट अपना माइंड यूज करेगा, अपना विजडम यूज करेगा, अपने दिमाग को लगाएगा और देखेगा कि ये चीज ठीक है और इस ग्राउंड के बेस पे हम इसके ऊपर एलिगेशंस भेज सकते हैं। फाइनली मैजिस्ट्रेट अगर एफआईआर आई है तो पुलिस रिपोर्ट के बेस पे, जो चार्जशीट पुलिस ऑफिसर ने प्रिपेयर की है उसके बेस पे, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एक चार्जशीट प्रिपेयर होती है उनके बेसिस पे। अब आपको सबको पता है
जब हम जनरली क्या लगाते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के अंदर ये चीज डालें, बेसिकली पुलिस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज डालेंगे सर, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर, पुलिस रिपोर्ट के अंदर ये चीज डालेंगे सर, सच एंड सच जगह पे हम गए, हमने ये एक्शन लिया, और सर ये जो एक्शन है वेदर हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली या अभी पेंडिंग है, सर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या आया, हम इसके बाद कोई एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो ये सारी चीजें होंगी। अब ना मैजिस्ट्रेट कंफ्यूज होके अब फाइनली अपना कंक्लूजन देगा, चाहे वो कंप्लेंट आई हो चाहे वो एफआईआर आई हो, फाइनली अपना कंक्लूजन देगा और रिटर्न रूप में एक फ्रेम करके, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस मतलब जो भी आरोप आपके अगेंस्ट लगाए गए हैं बाय वे ऑफ एफआईआर यानी पुलिस रिपोर्ट के थ्रू, या बाय वे ऑफ यानी पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट के थ्रू, या बाय वे ऑफ कंप्लेंट के थ्रू, या फिर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आई थी, वट एवर द केस में भी, अब फाइनली मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक फ्रेम करेगा आपके अगेंस्ट, फाइनल सर ये चार्जेस लगे हैं, और वो फ्रेम कहां करेगा, सेक्शन 211 से 213। जनरली क्या क्या डालते हैं सर, किस एक्ट के अंदर आप फंसे हो, किस प्रावधान आप ऑफेंस आपके अगेंस्ट, कौन सा ऑफेंस आपने किया है, इस ऑफेंस की क्या सजा है, आपने अगर पास्ट में कभी इसी सेम टाइप का कोई भी ऑफेंस पिछले 1 साल में या कभी भी आपने किया है तो वो भी उसके अंदर मेंशन करेंगे कि सर आप पहले भी इसमें पकड़े गए हो। और जनरली जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होते हैं किसकी लैंग्वेज में होता है, इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किसकी लैंग्वेज में होता है जनरली, चार्ज shall be written in the language of court। कहीं पे भी गूगल करके देखना इसी तरीके की लैंग्वेज आएगी, आई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मिस्टर डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेयर बाय चार्ज डैश एक्यूज का नाम, और इन सेक्शन के अंदर आप अगेंस्ट एलिगेशन लगा रहा हूं। पास्ट में कोई भी हुआ है तो उनको भी डाल दो, पास्ट सेम क्राइम वगैरह हैं जो पिछले 1 साल वगैरह में मिलते जुलते क्राइम हैं उनको सबको डाल दें, अगर आपने कोई भी सिमिलर नेचर के क्राइम किए हैं उनको भी डाल दो, इनका इंपैक्ट क्या हो सकता है उनको भी डाल दो, कोई फाइन वगैरह लगना है, प्ली ऑफ गिल्टी आप पे लग सकता है नहीं लग सकता, उन सारे मैटर्स को इसके अंदर डाल के फाइनली 211 से 213 के अंदर हम दे देते हैं। अब एक सॉलिड वाला क्वेश्चन राइज होगा, सॉलिड वाला मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस। बहुत सारे मूर्ख, मैं मूर्ख की वर्ड यूज करूंगा, बहुत सारे मूर्ख ऐसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं सर, और पढ़ते भी हैं, अपने आप से इंटरप्रिटेशन करते भी हैं सर। ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस का मतलब हम है ना 3-4 लोग एक्यूज्ड हैं, ध्यान से 3-4 एक्यूज्ड हैं, उन सबको मिला के एक का चार्जशीट प्रिपेयर कर देना नहीं, इंस्टेड ऑफ 3-4 लोग मिलके, ध्यान से सुन लो एक बात, इंस्टेड ऑफ 3-4 लोगों को मिलना है। ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होगा कि सर आपके अगेंस्ट 3-4-5 अलग अलग ऑफेंस चले हुए हैं, आप सिंगल एक्यूज्ड हो ना कि 3-4 आप लोग हो, 3-4 केस आपके अगेंस्ट अलग अलग, 5 केस अलग अलग चले हुए हैं। से सर आपने थेफ्ट का केस भी चला हुआ है, आपके अगेंस्ट रेप का केस भी चला हुआ है सेक्शन 376 के अंदर, आपके अगेंस्ट मर्डर का केस 304 के अंदर भी चला हुआ है, आपके अगेंस्ट फोर्जरी का केस भी चला हुआ है, 420 का केस भी चला हुआ है, आपके अगेंस्ट अलग अलग केसेस, आपके अगेंस्ट डकैती का केस भी आपके अगेंस्ट चला हुआ है, 5-6 अलग अलग केसेस आपके अगेंस्ट चले हुए हैं। तो आपने एप्लीकेशन लगाई सर, अब हर केस में मुझे अलग अलग से डेली, मेरा तो हफ्ते में सुबह मैं उठता हूं और आज इस वाले केस की तारीख है, आज इस वाले केस की तारीख है, आज इस वाले केस की तारीख है, सर मैं अपना काम धाम नहीं धंधा नहीं कर पा रहा हूं जो भी मेरा बिजनेस है, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं बेल पे तो आ जाता हूं बट मेरे माइंड में टेंशन रहती है, तो प्लीज इन सबको ना एक ही केस कर लो प्लीज। तो आपने ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस एंड ज्वाइंट ट्रायल, उन सब का एक इकट्ठा चार्ज बना के दे दो और एक ही ट्रायल कर लो सबकी, एक ही एडवोकेट को मैं हायर कर लूंगा और ये सारे एलिगेशंस दे दूंगा, प्लीज आप ऐसा कर लो। क्या ऐसा पॉसिबल है सर? इन जनरल इसको जो डील करता है, मैंने यहां लिख दिया आप लोगों के लिए, सेक्शन 218 से 221 जो डील करता है ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस को और ज्वाइंट ट्रायल को। सर सेक्शन 218 की सिंपल लैंग्वेज ये बोलती है, 218 बोलता है इन जनरल ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस इज नॉट अलाउड, इन जनरल ज्वाइंटर ऑफ चार्जेस इज नॉट अलाउड। लेकिन देखो, अगर आपको सेक्शन 218 देख लो, इन जनरल, ऑल्दो सिलेबस का पार्ट नहीं है बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, चार्जेस इज नॉट अलाउड, बट proviso of section 218
इसका प्रोवाइजो क्या बोलता है? यस, अलाउड ओनली व्हेन, ध्यान से सुनना, अब केस बनाऊंगा मैं। ये मैजिस्ट्रेट है, ये मैजिस्ट्रेट। अब आपके जुडिक्शन में मैजिस्ट्रेट हैं, इनके पास आपका 3 केस आपके, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। सर एक तो आपके अगेंस्ट 420 का केस चला हुआ है, सेक्शन 420 के अंदर आईपीसी के। एक आपके अगेंस्ट रेप का केस चला हुआ है, सेक्शन 376 सीआरपीसी रेप का केस चला हुआ है। एक आपके अगेंस्ट मर्डर केस चला हुआ है, सेक्शन 304 मर्डर केस चला हुआ है, हत्या का केस। अब सिंगल, ध्यान से सुनना, सिंगल मजिस्ट्रेट के सामने अगर ये सब कुछ चला है तो, सिंगल मजिस्ट्रेट के सामने अगर ये सब कुछ हो रहा है तो, सुन रहे हो? अगर सिंगल मजिस्ट्रेट के सामने ये सारा काम हुआ है, then yes allowed, but in case different magistrate, not allowed। तो प्रोवाइजो के अंदर जो रिलैक्सेशन दी गई है, अगर सेम मैजिस्ट्रेट के सामने आप सिंगल मैजिस्ट्रेट प्लस सिंगल, एक तरह सेम एक्यूज्ड है और वो मैजिस्ट्रेट के पास जुडिक्शन भी है, कॉम्पिटेंट जुडिक्शन भी है इसके पास, तो इसका प्रोवाइजो बोल रहा है सर यस, इस वाले केस में जोइंडर अलाउड है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है सर। फिर सेक्शन 219 पिक्चर में आया। अब 219 बेसिकली 220 और 221 एक्सेप्शन है, किसकी? 218 की। तो ये भी अपने आप में एक्सेप्शन ही है। देखो ये क्या बोलता है, ध्यान से सुनना इधर, बिल्कुल ध्यान से। ये और 220 के अंदर माइनर डिफरेंस, और 220 कई जगह आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। 219 क्या बोलता है? सर अगर सिंगल एक्यूज्ड है, ध्यान से वर्ड लिखा, सिंगल एक्यूज्ड है, प्लस मोर देन 1 ऑफेंस है, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ऊपर, बट मैक्सिमम 3 ऑफेंस है। मतलब मिनिमम 1 ऑफेंस तो है ही, 1 से ज्यादा, लेकिन 3 या 3 से कम है, ये ध्यान रखना। प्लस वो जो ऑफेंस है वो सेम काइंड का है, ये जो ऑफेंस है वो क्या है? सेम काइंड का है, प्लस विद इन 1 ईयर है। ये बात ध्यान रखना, 3-4 चीजें। देखो सर, सिंगल एक्यूज है जिसने गुनाह किया है, मोर देन 1 ऑफेंस है, लेकिन मैक्सिमम 3 ऑफेंस है, सेम काइंड के ऑफेंस है, ये हमारा मेन क्वेश्चन होगा, और 1 साल के अंदर अंदर है, तो 219 बोल रहा है यस सर नाउ अलाउड। अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो अलाउड है जोइंडर ऑफ चार्जेस। और सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट समझने के लिए बहुत जरूरी है। 220 है, 219 नहीं है, पर 220 समझ में जब आएगा तो 219 समझ में आएगा, ठीक है? तो रट्टे नहीं मारने बिल्कुल भी। अब सर सेम काइंड, सिर्फ एक ही चीज से आप समझ जाओगे सेम काइंड का मतलब क्या है। जनरली दो आपको चीजें लिखवा रहा हूं। सेम काइंड का मतलब क्या है? पनिशमेंट ऑलमोस्ट सेम है, जिनमें पनिशमेंट ऑलमोस्ट सेम हो, या फिर देखो सुन लो, इस वाले को थोड़ा सा लिखवाना, लाइक आपने एक चीज सुना होगा, फॉर एग्जांपल एक चीज, मर्डर सेक्शन 304 के अंदर प्लस अटेम्प्ट टू मर्डर 304। मर्डर भी करने पे भी आपको 304 में सजा मिलेगी, और अटेम्प्ट टू मर्डर को करने पे भी 304 में सजा मिलेगी। दैट इज कॉल्ड द सेम काइंड। तो किसी भी काम को करना, किसी ऑफेंस को करना और किसी ऑफेंस को करने का प्रयास करना, अगर आपने दोनों काम कर दिए, पहले तो आपने प्रयास किया, बच गए, उसके बाद आपने किया, सेम आपके अगेंस्ट चल रहे हैं और आपने कर दिया, तो मान लिया जाएगा सेम काइंड की
ऑफेंस है सर आपको जेल में या इस वाले सेक्शन में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सर अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, सर अगर ये एक से ज्यादा लोग होते तो कुछ टीचर्स हमें समझाते हैं, अगर सिंगल एक्यूज ना होता मल्टीपल एक्यूज होते तो? इसके लिए भी सेक्शन है सीआरपीसी में, यहां नहीं ना आपके सिलेबस में है, सेक्शन 223 के अंदर आप इसके बारे में पढ़ोगे, वो वहां उसके बारे में बात करेंगे, बट नॉट इन सिलेबस, बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको टच नहीं करने वाला हूं। ठीक है जी, आगे बढ़ो। सर आ गया 220। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सिलेबस का पार्ट भी है, तो जो साफ साफ लिखेंगे सेक्शन 220, वेरी इंपोर्टेंट सेक्शन। देखो जी, अगर सिंगल एक्यूज्ड है, ध्यान से सुनते रहना, लेकिन सीरीज ऑफ ऑफेंस कर दिया, एक चेन बन गई है, सिंगल एक्यूज्ड है, एक से दो ऑफेंस है लेकिन वो सीरीज ऑफ ऑफेंस है, मतलब एक किया उसी के सीक्वेंस में दूसरा, उसी के सीक्वेंस में तीसरा, उसी के सीक्वेंस में चौथा। क्या मैं बोल दूं लिमिटेड टू 3 जैसे ऊपर वाले में पढ़ा था? नो लिमिट। ठीक है ना? तो सिंगल एक्यूज है, लेकिन ये बात ध्यान रखना सर सीरीज ऑफ ऑफेंस है, चेन ऑफ ऑफेंसेस है, दैट मींस एक के बाद एक के बाद एक। एग्जांपल समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। चेन सीक्वेंस ऑफ ऑफेंसेस है, सीरीज ऑफ ऑफेंसेस है। अगर ऐसा हो गया तो मान लिया जाएगा कि आप सेक्शन 220 अगर सीरीज ऑफ ऑफेंसेस है और आप सिंगल ही हो और किसी एक के अगेंस्ट ही आपने किया है, तो मान लिया जाएगा कि आपने 220 में आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सुन लो ध्यान से, अभी एक सी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आपने किसी के घर में घुस के, सुन लो, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। आपने, ये किसी का घर है, बाहर ट्रेस पासर का बोर्ड लगा हुआ है कि अनजान व्यक्ति बिना परमिशन के घर में घुसना अलाउड नहीं है। अगर आप बिना परमिशन के घर में घुस गए तो लॉ ऑफ टोर्ट्स में ट्रेस पासिंग का केस लग जाएगा। आप घर में भी घुसे, प्लस ये घर में ना जो इसका ओनर बैठा है, ये चेयर पे ये ओनर बैठा है, आपने इसको मारा, हर्ट भी किया आपने इसको, प्लस दूसरा ऑफेंस आ गया हर्ट, तीसरा ऑफेंस आपने थेफ्ट भी की, चोरी भी किया आपने, जो वहां सामान रखा था वो उठा के भाग गए। चौथा ऑफेंस, आपको उनके घर पे उसकी लड़की दिख गई, आपने उसके साथ रेप भी कर दिया। अब बताओ क्या मैं बोल दूं सीरीज ऑफ ऑफेंसेस? सीरीज ऑफ ऑफेंसेस, बिल्कुल सर बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ ऑफेंसेस। तो अगर ऐसा है तो सेक्शन 220 के अंदर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा और ये काफी काम आने वाला है, 2-3 जगह आपको देखने को मिल जाएगा चैप्टर में। तो इस वाले केस में जॉइंट ऑफ चार्जेस अलाउड है और जॉइंट ट्रायल आपका हो सकता है सिंगल मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है जी। सेक्शन 218 ने बोला बिल्कुल नहीं होगा, 218 के प्रोविजन ने बोला हो जाएगा अगर एक ही मजिस्ट्रेट के सामने और उसके पास कॉम्पिटेंट जुडिक्शन भी है। 219 ने बोला सिंगल एक्यूज है, मिनिमम एक ऑफेंस है, मैक्सिमम 3 ऑफेंस है, और अगर 1 साल के अंदर अंदर है तो हो जाएगा, लेकिन सेम काइंड के होने चाहिए। सेम काइंड में बोला पनिशमेंट जैसे एक जैसे अटेम्प्ट या दोनों की पनिशमेंट एक ही जैसी है। लास्ट 220 के अंदर क्या बोला गया, 221 हमारे सिलेबस का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है तो छोड़ दो उसको। 220 ने क्या बोला सिंगल एक्यूज है लेकिन सीरीज ऑफ ऑफेंस है, लेकिन वो लिमिटेड नहीं है 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है, या फिर आपने पुलिस स्टेशन में गए, एक और एग्जांपल, आपने अपने फ्रेंड को छुड़वाया, वहां से आपने पुलिस ऑफिसर को मारा, आप वो तो लेके ही आए, पुलिस जो स्टेशन को तोड़ फोड़ के भी आ गए, तो एक सीरीज ऑफ ऑफेंस हो गया। डन? चलो जी आगे बढ़ते हैं। आ गया नीचे क्वेश्चन वही,
देखो इसको पढ़ते हैं, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू जॉइंटर ऑफ चार्जेस एंड जॉइंट ट्रायल ऑफ पर्सन्स। देखो वर्ड है जॉइंट ट्रायल ऑफ पर्सन्स, वर्ड बिल्कुल गलत है, पर्सन लिख लो। आर एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रायल्स ऑफ समन केसेस। सिमिलरली इफ समन केसेस केस इज टू बी ट्राइड जॉइंटली विद अ वारंट केस। देखो एक चीज और ध्यान से, अगर देखो इस वाले एग्जांपल में कोई भी हो सकता है, एक समन भी हो सकता है और एक वारंट भी हो सकता है। अगर दोनों जॉइंट हैं तो उस केस में समन केस का प्रोसीजर चलेगा वारंट केस का, ऑब्वियसली वारंट केस का। ट्रायल ऑफ वारंट केसेस मस्ट बी फॉलोड एंड द चार्ज विल हैव टू बी फ्रेम्ड फॉर द समन केस। और उस वाले केस में समन केस के लिए भी चार्ज फ्रेम होगा और वारंट के लिए भी चार्ज फ्रेम होगा। देखो ना बहुत सही है चीज। अगर एक केस के अंदर जो सीरीज बनी है, जो भी आपके नेचर है, ऑफेंस है, आप एक एक्यूज्ड, आपके अगेंस्ट वारंट केस भी चल रहा है, समन केस भी चल रहा है, तो उस वाले केस में मान लिया जाए अगर जॉइंट ट्रायल हुई तो उस वाले केस में जैसे वारंट केसेस में ट्रायल चलती थी 241 टू 242, हमारी जो ट्रायल चलती है 249 तक, तो वही ट्रायल हमारी 250 तक बेसिकली वही ट्रायल हमारी कहां चलेगी, मजिस्ट्रेट वाले मैटर में भी 234 से 250 वाली सारी चलेगी, इस वाले मैटर में भी, समन केसेस में भी। तो वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना होगा। प्लस में क्या बोल दिया गया, जैसे हम बोल रहे हैं समन केसेस में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस जरूरी नहीं है, तो इस वाले केस में समन केसेस के लिए भी चार्जेस फ्रेम होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन वही 220 आ गया। देखो जब तक आप 218 ना पढ़ते, 219 ना पढ़ते, डायरेक्ट 220 पढ़ लेते, सिर्फ मेरे क्रैम करना पड़ता आपको। देखो मैंने क्वेश्चन फॉर्म में डाल दिया, कैन डिफरेंट ऑफेंसेस बी क्लब्ड इन ए सिंगल ट्रायल। क्या डिफरेंट ऑफेंसेस को कर सकते हो? डिफरेंट ऑफेंसेस दैट मींस सीरीज ऑफ ऑफेंसेस है तो डिफरेंट ना, थेफ्ट अलग है, रेप अलग है, सारे अलग अलग हैं। क्या सबको कर सकते हो? यस, सेक्शन 220 बोलते हैं कर सकते हैं। प्रोवाइड फॉर सिंगल ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। यहां कोई लिमिट नहीं है 3 ऑफेंस की, लेकिन 219 में लिमिट थी। इफ इन वन सीरीज, देखो सर प्लीज मजा आ गया, वन सीरीज ऑफ एक्ट सो कनेक्टेड टुगेदर, अगर वो एक सीरीज ऑफ एक्ट है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजेक्शन। देखो ये वाली चीज रह गई आप वाले में, प्लीज नोट कर लो, सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, सीरीज ऑफ ऑफेंसेस टू फॉर्म सिंगल ट्रांजेक्शन या सेम ट्रांजेक्शन। अगर एक ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई है, अल्टीमेटली आपको चोरी करनी थी, वो एक जो पर्पस था वो एक अलग था, बस दिमाग को घुमाना। अल्टीमेटली आपको रेप करना था, जो आपको बस चोरी थेफ्ट दिखाना, वो तो एक अलग से है कि कोई चोर आया होगा उसने ऐसा काम किया होगा, बट आपकी जो सोची समझी साजिश थी, आपका टारगेट ही कुछ और था। सेम ट्रांजेक्शन, मोर ऑफेंसेस देन वन आर कमिटेड बाय द सेम पर्सन, ही मे बी चार्ज्ड विद एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एवरी ऑफेंस। ठीक है जी, चलो। The above section could be used when different offenses committed by a single person or same person and the trial could be a combined and held as a single trial. ठीक है, देखो बहुत प्यारा केस लो है, इन मदान गोपाल दे एंड अनदर वर्सेस स्टेट। द कैलकाटा हाई कोर्ट के पास केस आया था। कैलकाटा हाई कोर्ट हेल्ड दैट इफ सेवरल ऑफेंसेस आर कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, अगर बहुत सारे ऑफेंस कर दिए एक ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए, देयर ज्वाइंटर कैन बी ऑथराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सिंगल ट्रायल। तो उसके ज्वाइंटर को हम ऑथराइज कर सकते हैं किस चीज के लिए? सिंगल ट्रायल के लिए। ओनली व्हेन देयर इज कंटिन्यूटी, इस वाले वर्ड को हाईलाइट कर लो सर प्लीज, तभी, यानी एक सीरीज है, कंटिन्यूटी अंडर द एक्ट इज कंप्लेंट ऑफ, तभी हम इसको ज्वाइंट होगा। चार्जेस आएंगे आउट ऑफ द दोज एक्ट्स आर ज्वाइंट फॉर ए सिंगल ट्रायल, तभी होगा अगर उसके अंदर कंटिन्यूटी है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक है। ये नहीं कि एक आपने आज कर दिया, एक आपने 10 दिन के बाद कर दिया, एक 20 दिन के बाद कर दिया, नहीं, एक कंटिन्यूटी बनी है। एंड हेंस कंटिन्यूटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बोल सकता है ना सर, कंटिन्यूटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट नीड टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर क्लबिंग ऑफ ऑफेंसेस। तो ये वाली बात भी आप लिख लो, कंटिन्यूटी इज एन, बट दिस मच बीन कंटिन्यूटी। ठीक है ना, एक सीरीज चलिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब आपने सम्मन भेज दिया, आप आ गए, उसके बाद क्या होगा याद है सबको? अब सम्मन में 2 पर्पस थे, या तो आप एडमिशन ऑफ गिल्ट कर लो या फिर आप अपने डिफेंस में बातें रखनी शुरू कर दो। एडमिशन ऑफ गिल्ट सेक्शन 252 बोलता है, अब सम्मन आया, अगर आपने
एडमिशन ऑफ गिल्ट कर लिया, अगर आपने अपना गुनाह मान लिया, तो उस वाले केस में क्या होगा? अंडर सेक्शन 252 ऑफ सीआरपीसी, इफ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, मान लेता है द मजिस्ट्रेट शुड रिकॉर्ड, ध्यान से यहां एक वर्ड आएगा, मैंने बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन निकाल के और आप में डाल दी, शुड रिकॉर्ड द प्ली, जो आपकी एप्लीकेशन आई है प्ली ऑफ गिल्टी, प्ली मतलब एप्लीकेशन पिटीशन आई है गिल्टी की, उसको रिकॉर्ड कर लेगा एक्यूज्ड की, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, किस लैंग्वेज में करेगा उसको रिकॉर्ड? इन द वर्ड्स यूज्ड बाय द एक्यूज्ड, अगर एक्यूज्ड ने खुद से, जिस वर्डिंग्स में एक्यूज्ड ने अपनी प्ली मांगी है, दुहाई मांगी है, अब हो सकता है कोर्ट में वो खुद से आया है, ऑब्वियसली हमने बोला अपीयर करना है, अब आप कोर्ट में आके हाथ जोड़ के राम रहीम जैसे मांग रहा था, सर मेरे से गलती हो गई, प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपने अपनी प्ली ऑफ गिल्टी, जिन शब्दों में आपने अपनी प्ली मांगी है उन्हीं शब्दों को रिकॉर्ड किया जाएगा। सर ऐसा क्यों भाई? अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव है बस प्ली ऑफ गिल्टी लिख दो, नहीं, वही तय करेगा कि उस मैटर के ऊपर आगे फर्दर अपील जाएगी या नहीं जाएगी। देखो, एंड द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन, अब अगर आपने मांग ली, आपने बोल दिया सर मैं गुनाहगार हूं, फिर भी आप दोषी नहीं हो, आपके बोलने से कुछ नहीं होता। अगर कोर्ट में मैटर है तो डिस्क्रिशन है। अब बहुत सारे टीचर्स की, बहुत सारे बच्चों की यहां गलत इंटरप्रिटेशन होती है, डिस्क्रिशन कन्विक्ट एक्यूज्ड, सर यहां डिस्क्रिशन है, किस चीज की डिस्क्रिशन है? कि उसको कितनी सजा देनी चाहिए। पहले मैंने भी वीडियो में ही डाला था कि उसको कितनी सजा देनी चाहिए, अब डिस्क्रिशन है उसकी, उसको कम सजा दे देना, ज्यादा सजा दे देना। देखो प्राइम ऑफ ऐसी पढ़ के ये तो लगता है कि डिस्क्रिशन है, और है भी, लेकिन 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 ये चीज मैंने बाद में प्रूव किया कि डिस्क्रिशन का मतलब क्या है। ये डिस्क्रिशन का मतलब है उस प्ली ऑफ गिल्टी को वेदर एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, प्लस में ग्राउंड बताना, किन ग्राउंड पे मैंने इसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया है, तो वो भी बताना। तो डिस्क्रिशन है वेदर टू एक्सेप्ट, और आपको कन्विक्टेड मान लेना या आपको रिजेक्ट। तो मेयर आपकी प्ली ऑफ गिल्टी से आप दोषी नहीं हो अगर मैजिस्ट्रेट उसको नहीं मानता। तो अगर मैजिस्ट्रेट उसको नहीं मानता, अगर उसको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है आपका प्ली ऑफ गिल्टी मानना, कहीं प्रेशर से ऐसा हुआ है, तो फिर दोबारा से सेक्शन 254 के अंदर आगे फर्दर ट्रायल स्टार्ट कर सकता है। और अगर आपने खुद से प्ली ऑफ गिल्टी नहीं माना तो भी हो सकता है। अगर आपने प्ली ऑफ गिल्टी नहीं माना, अगर आपने प्ली ऑफ गिल्टी मान लिया, मैजिस्ट्रेट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी डिस्क्रिशन है, तो भी 254 में ट्रायल हो सकता है। अगर आपने प्ली ऑफ गिल्टी नहीं माना तो 254 में जाएगा ही। ठीक है, तो देखो उसकी लैंग्वेज में लिखेंगे। क्यों? दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द सेक्शन 252 इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड इट इज नॉट ए मेयर फॉर्मेलिटी, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत जरूरी है। द राइट ऑफ द अपील ऑफ द अक्यूज्ड डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स वेदर ही प्लीड और नॉट। अगर वो प्लीड ऑफ गिल्टी मानता है तो आप अपील में नहीं जा सकता, आपने खुद ही गुनाह माना था, अब आप अपील में कैसे जा सकते हो? द लेजिस्लेचर रिक्वायर्स द एग्जैक्ट वर्ड, तो लेजिस्लेचर क्या बोलता है? एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड बाय द अक्यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड सो दैट देयर इज नो मिस्टेक और मिसएप्रीहेंशन। ठीक है जी। जॉइंट एडमिशन ऑफ वाउ, अल्टीमेट मोस्ट इंपोर्टेंट मान लो, ये मैंने इसकी हेडिंग्स निकाली है, मतलब थ्योरी में से आपको कैची चीजें निकाल के मैंने दे दी हैं इस बार। जॉइंट एडमिशन ऑफ गिल्ट इज बैड इन लॉ। मान लो आपने ना एडमिशन और कन्फेशन वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा है एक्सेप्ट इंडियन एविडेंस एक्ट। आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एक इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा, 1872 आपने पढ़ा होगा एविडेंस एक्ट। तो उस वाले एक्ट में ना आपने कन्फेशन एडमिशन सेक्शन 17 सेक्शन 30 तक आपने पढ़े थे, 22 23 24 कन्फेशन एडमिशन। तो उसको मैं नहीं जा रहा हूं सेक्शंस की डिटेल में। एडमिशन का बस वो ये मान लो कि भाई मैं मानता हूं मेरे से गलती हो गई। आप अपना तो मान सकते हो, आप सिंगल एक्यूज्ड हो, बट अगर एक से ज्यादा एक्यूज्ड हैं तो या तो सबने मान लिए या फिर किसी उनमें से किसी एक ने मान लिया। बट किसी एक का मानना औरों के ऊपर थोपा नहीं जाएगा। भाई आपने माना तो आप तक रहो, और ना ही उसकी जो भी उसने बात मानी है वो किसी और के ऊपर एज अ एविडेंस मानी जाएंगी। तो अगर आप एक से ज्यादा एक्यूज्ड हो और अगर सारे मिलके क्या करते हैं, एडमिशन अगर सारे मिलके करते हैं तो लॉ की नजरों में वो सही नहीं माना जाएगा। देखो ध्यान से, इफ ए नंबर ऑफ पर्सन हैव बीन अराइन, वाह, इस वर्ड का मतलब होता है कोर्ट के सामने पेश करना। अरेन का मतलब क्या होता है? कोर्ट के सामने पेश करना, मुकदमे के लिए अदालत में ले जाना। इसके एग्जैक्ट हिंदी है मुकदमे के लिए अदालत में ले जाना, अरेन। आप सोचोगे सर स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं, मुकदमे के लिए अदालत में ले जाना एज अक्यूज्ड। ईच वन, अगर एक से ज्यादा है तो शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड द मैटर ऑफ अक्यूज्ड। सबको पहले तो समझना चाहिए कि सर क्या एक्चुअली में आरोप लगे हैं। द प्ली ऑफ ईच ऑफ देम शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। ध्यान से, सबकी सेपरेट प्ली मानी जाएगी, लिखी जाएगी, रिकॉर्ड की जाएगी, समझी जाएगी। कब की जाएगी? आफ्टर ईच हैज बीन अवेयर ऑफ द एक्यूजेशन केस। आप जो एडमिट कर रहे हो एक्चुअली में आरोप आप पे लगे क्या है, हर एक की। देखो इस वर्ड पे ध्यान दे देना, रिकॉर्डेड सेपरेटली, यही अपने आप में बहुत कुछ है। बट यही तो क्वेश्चन था। If the accused are told of the
accused are told of the accusation, अगर accused को बोला गया है कि सर आप अपना गुनाह मानो jointly, if they jointly made an admission of guilt, अगर इस बात को बोलने पे अगर वो क्या करते हैं, jointly मान लेते हैं अपना गुनाह, such admission is bad in law, such admission मतलब joint admission is bad in law if the magistrate record the same, अगर magistrate उसको रिकॉर्ड कर देता है कि सर आपने गुनाह मान लिया, तो लॉ की नजरों में वो माना नहीं जाएगा. joint admission of guilt is bad in law. तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स आपके पास. अब समझाने के लिए, लिखने के लिए बहुत कुछ होगा. देखो आगे देखो, if the facts mentioned in the charge, if the fact mentioned in the charge do not constitute an offense, बट जो भी आपने चार्ज शीट बना के दी थी, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस किया था, बाद में मजिस्ट्रेट को लगता है कि सर वो फैक्ट तो अपने आप में ऑफेंस ही नहीं था, द अक्यूज्ड कैन नॉट बी कन्विक्टेड ऑन मेयर. अब लेकिन फिर भी देखो गलती चलती आ रही थी, लेकिन फिर भी अक्यूज्ड ने क्या किया, भाई फंसने से बेटर भाई पहले हाथ जोड़ लो, क्योंकि मुझे पता है सामने वाली पार्टी रिलायंस है, अंबानी है, मुझे तो फंसा ही देगा, तो पहले ही हाथ जोड़ लिया भाई कोई बात नहीं, अब नहीं है तो भी गुनाह मान लिया. भले ही आपने गुनाह मान भी लिया, लेकिन जो आपकी चार्ज शीट तैयार हुई थी, आपके वो चार्ज अपने आप में ऑफेंस नहीं था, आपका ऑफेंस नहीं था, वो तो जस्ट एक मेयर सिविल डिफॉल्ट था. अगर ऐसा हुआ तो मैजिस्ट्रेट हैज अ डिस्क्रिप्शन, ऊपर बोला था मैं डिस्क्रिप्शन है, टू एक्सेप्ट और नॉट टू एक्सेप्ट द प्ली ऑफ गिल्टी. भले आपने मान भी लिया और बाद में पता लगता है कि वो तो ऑफेंस था ही नहीं, फिर भी मान उसके पास मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं भले ही आपने गिल्टी मान भी लिया, कोर्ट चाहे तो फिर भी आपको बचा सकती है और ट्रायल में घींच सकती है आपको. बिफोर एक्सेप्टिंग द प्ली ऑफ गिल्टी द मैजिस्ट्रेट शुड सेटिस्फाई, एक्सेप्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई कर लेगा दैट एक्यूज्ड हैज अंडरस्टूड द चार्ज. सर एक्यूज्ड ने जब भी इसको एक्सेप्ट किया होगा जब उसने सब कुछ समझ लिया है, एंड प्लीड गिल्टी आफ्टर रियलाइजिंग. सर अगर आप इसको मानते हो तो उसका अंत परिणाम, द कॉन्सिक्वेंसेस मतलब अंत रिजल्ट ऑफ द एडमिशन क्या होगा, आपको उम्र कैद भी हो सकती है, तभी एक्सेप्ट करेगा मैजिस्ट्रेट. तो फिर सर एक बात समझ में नहीं आई, अगर कोई ऐसी चीज रखी गई है जो मुझे समझ में नहीं आएगी लैंग्वेज, तो मेरी लैंग्वेज में पहले मेरे सामने रखा जाएगा, तब मैं अक्यूज्ड को एडमिट करवाना है. ठीक है. अब सर प्ली ऑफ गिल्टी को ना मेरा दिल क्या बोलता है, अभी तक हमारी चल रही है प्री ट्रायल स्टेज, अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ. अगर आप प्ली ऑफ गिल्टी मान लोगे तो आगे का कोर्ट का प्रोसीजर चलेगा ही नहीं. प्ली ऑफ गिल्टी विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट. सर मैं मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं गया हूं, मेरे बिना जाए ही प्ली ऑफ गिल्टी हो जाए. तो एक तो कब था कि मेरी जो पर्सनल अटेंडेंस जो है वो क्या कर रखी है, डिस्पेंस कर रखी है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा था एक्यूज्ड की. तो अगर मैं फार अवे रहता हूं तो मेरी डिस्पेंस कर दो. लेकिन एक केस ये भी हो सकता है कि पैटी नेचर का केस था, सेक्शन 206 के अंदर सम्मन गया था पैटी केसेस के लिए, थोड़ा बहुत बस मॉनेटरी टर्म का फाइन था, बस उस केस में मेरे अगेंस्ट सम्मन गया था. तो सेक्शन 253 बोलता है आप प्ली ऑफ गिल्टी मान लो, और जो आपको सम्मन आया था उसमें आपने जो गुनाह था वो प्ली मान लो, प्लस उसी के अंदर एक एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ फाइन बताया जाता है सम्मन के अंदर, आपने वो फाइन आपने दे दिया और मैजिस्ट्रेट ने उसी के बेस पे आपको कन्विक्टेड मान लिया और सेंटेंस आपको बेसिकली ऑर्डर सुना दिया. और जितना भी ऑर्डर सुनाया और जो भी आपने एक तरह से फाइन दिया था, जो भी आपने एक अमाउंट एक तरह से ऐड करके दिया था अपने प्ली ऑफ गिल्टी के साथ, जो भी आपने रेमिट किया था अमाउंट को, उसी को एडजस्ट कर लेंगे एज अ फाइन. तो वही चीज बोली गई है. इन अ पैटी केसेस इट इज पॉसिबल फॉर द अक्यूज्ड टू एडमिट द गिल्ट विदाउट पर्सनल अपीयरेंस ऑन रिसीविंग ए सम्मन इशूड अंडर सेक्शन 206. मैंने पहले बोला था पैटी नेचर का 206 में होगा. इफ द अक्यूज्ड डिजायर्स टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट एज पर सेक्शन 253, द अक्यूज्ड कैन इंटीमेट हिज प्ली टू द मैजिस्ट्रेट थ्रू अ लेटर. कैसे करेगा सर, एक लेटर पे लिख के उसको दे देगा, और सिर्फ लेटर नहीं देगा, प्लस में रेमिट द अमाउंट एंड रेमिट द अमाउंट ऑफ फाइन, दोनों चीज कर देगा स्पेसिफाइड इन द समन. पहले बता के आया था बहुत अच्छे से. द मैजिस्ट्रेट मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन. उसकी मर्जी है और उसको कर सकता है, और जो भी अमाउंट आपने रेमिट किया था उसको एडजस्ट कर सकता है टुवर्ड्स फाइन. वेर ए प्लीडर इफ सो ऑथराइज्ड बाय द अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड. अब वो खुद नहीं आया तो उसके बिहाफ पे कौन करेगा प्लीड गिल्टी, प्लीडर करेगा. द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द प्लीडर. उस केस में किसके रिकॉर्ड होंगे, प्लीडर के रिकॉर्ड होंगे, एज फार एज मे बी पॉसिबल. एंड देयर आफ्टर द मैजिस्ट्रेट मे कन्विक्ट एंड सेंटेंस द अक्यूज्ड. और उसके बाद उसको कन्विक्ट आरोपी मान लिया जाएगा किसको, अक्यूज्ड को, और उसके अगेंस्ट सेंटेंस सुनाया जा सकता है. अब तक हमने पढ़ा प्री ट्रायल. अब क्या होगा, या तो आपने अपनी प्ली ऑफ गिल्टी नहीं मानी सम्मन में, या फिर आपने मानी लेकिन मजिस्ट्रेट ने उसको कंसीडर नहीं किया, देन क्या होगा, सेक्शन 254 स्टार्ट हो जाएगा. तो डिनायल ऑफ ऑफेंसेस आपने मना कर दिया मानने से, या फिर टू टेक द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, तो सेक्शन 254 अब इफेक्ट में आ जाएगा. तो देखो एक बार बस ऊपर से देख लो, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे. एज पर सेक्शन 254 ऑफ सीआरपीसी,
इट इज द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट टू हियर द प्रोसिक्यूशन। पहली बात, अब इसमें क्या है, 254 क्या बोलता है, ड्यूटी है मजिस्ट्रेट की, सुनेगा, पहले किस पक्ष को सुनेगा, जिसको प्रूव करना है, गिल्टी प्रूव करनी है, प्रोसिक्यूशन को पहले सुनेगा, एंड टेक ऑल द एविडेंस, और फिर उसके सारे विटनेस को क्या भेजेगा, सम्मन भेजेगा, और फिर उसके सारे के सारे एविडेंस को लेगा। सेक्शन 254 में विटनेस को सम्मन भेजेगा और उसके सारे के सारे एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा, सेक्शन 273 के अंदर रिकॉर्डिंग द एविडेंस करेगा, एंड फिर एक्यूज्ड को भी सुनेगा। पर इससे बीच में एक चीज और होती है, उसके एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद एक चीज और होती है, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को रिकॉर्ड करने के बाद एग्जामिनेशन करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड करेगा। और ऑल्दो इससे भी पहले एक चीज और होती है, आर्ग्यूमेंट, प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट को भी सुनेगा, रिकॉर्ड करेगा। इससे पहले क्या होगा, आर्ग्यूमेंट 314 के अंदर, 313 के अंदर ये करेगा, एंड देन उसके बाद एक्यूज्ड को सुनेगा और उसके एविडेंस को लेगा, और फिर उसके बाद सेक्शन 314 के अंदर इनके आर्ग्यूमेंट को, डिफेंस के आर्ग्यूमेंट को सुनेगा। तो ये कब होगा, ट्रायल प्रोसीजर कब चलेगा, इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड व्हेन द प्लीड गिल्टी अंडर सेक्शन 252 253, और वो खुद मानता अपनी गिल्टी, लेकिन फिर भी मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज्ड, वो नहीं मानता, मैं नहीं मान रहा भाई, आप गलत हो, ठीक है जी। तो हमने पहले बोला था डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन, तो कुछ लोग उसकी इंटरप्रिटेशन निकालते हैं डिस्क्रिशन की, दैट इज कॉल्ड द कितनी फाइन पेनल्टी लगानी है, बट वो प्राइमा फेसी है। रीजनेबल जाके पढ़ोगे तो कन्विक्ट, डिस्क्रिशन का मतलब है एक्सेप्ट कर भी सकता और नहीं भी कर सकता प्ली को। इफ द एक्यूज्ड डज नॉट प्ली गिल्टी, तो दोनों ही बातें होंगी, अगर ऐसा करता है देन सम्मन कर देगा विटनेस को, पहले प्रोसिक्यूशन की बात सुनेगा, फिर एग्जामिन करेगा एक्यूज्ड को, बोलेगा भाई अभी भी मान लो, उन्होंने ये आरोप लगाए, इन गवाहों को देखते हुए मान लो, अभी भी शर्मा जाओ, अगर मान जाओगे तो ठीक है, वरना फिर आप अपना पक्ष रखो, देन उसके बाद फाइनली डिसाइड करेगा। उम्मीद है सबको एंजॉय किया होगा सबने। अब 1.30 मिनट 1.32 मिनट की वीडियो हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। उम्मीद है बिल्कुल प्यार से मैंने, बिल्कुल आराम से मैंने सारे के सारे सेक्शंस को आपके सामने लेके आया हूं, वर्ड टू वर्ड एनालिसिस किया है, विद एग्जांपल किया है, और सबको अच्छा लगा होगा। जिसको जो भी डाउट हो प्लीज मेरे से पूछ लेना। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको चैप्टर को कंप्लीट, इस वाले टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर को नहीं, इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। 259 एंड ऑल दैट जो भी हमारे हैं, बेसिकली 300 सेक्शन 300 तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस सेक्शन के, इस चैप्टर के। ठीक है जी, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, चलो।